अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल नावेल्स लाइब्रेरी में मैं आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज की हमारी नावल का नाम है हमनवा, जिसे तहरीर किया है सनाया खान ने। ये एक सस्पेंस बेस्ड नॉवेल है, कजिन की नोटबुक है, लव स्टोरी बेस्ड नॉवेल है, ये एक यूनिवर्सिटी बेस्ड नॉवेल है। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। हाय अमन। अमन बाहर आया तो जैसे मुसीबत उसके इंतजार में ही थी। जारम की मदर को देखकर ही वो परेशान हो गया। जी हाय, वो बमुश्किल मुस्कुराकर बोला। यू आर लुकिंग सो हैंडसम। वो उसे खोपड़ से नीचे तक देखते हुए बोली। वो सफेद सलवार पर रेड टी शर्ट टाइप करते में वाकई बहुत पुरकशिश लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी तारीफ पर खुशी नहीं बल्कि बेजारी सी महसूस हो रही थी। मैं कैसी लग रही हूँ? अमन उसकी बात पर मुस्कुराकर खामोश हो गया तो शाइना ने खुद ही पूछ ही लिया। अमन ने इसका जायजा लिया। उसने ब्लैक पार्टी गाउन पर डायमंड ज्वेलरी पहनी हुई थी। के बाल जो मुश्किल से कंधे तक आते थे रोल करके मजीद छोटे किए हुए थे। डांस करी। अब बहुत अच्छी लग रही है आप आंटी। कोई और होता तो शायद वो कोई अच्छा सा जवाब दे देता, लेकिन यहाँ उसे तमीज दिखाना जरूरी थी। आंटी तो मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? वो सदमे से बोली। हाँ मतलब आप जारम की माम है। डराती हूँ ना तो मेरी तो आंटी ही हुई ना। वो टूटे लफ्जों में बोला। शाइना चेहरे पर गुस्से के भाव वो आसानी से महसूस कर सकता था। नहीं, मैं सिर्फ मलिक की बीवी हूँ। वो मुंह फेर कर बोली। एक ही बात है ना? एक बात नहीं है, मैं जारम की माँ नहीं हूँ। वो लफ्जों पर जोर देते हुए बोली। तो आप अंकल की वाइफ है? तो आंटी ही हुई ना। अमन ने दूसरी तरह भी इसके अरमानों पर पानी फेर दिया। तुम मुझे अपनी दोस्त समझो और कुछ नहीं, और दोस्तों को नाम से बुलाया जाता है। वो चंद पल रुक कर अपनी नागवारी को छुपाकर बोली कि अमन ने इतना सा जवाब देकर जाना चाहा, लेकिन फिर उसने कोई और बात शुरू कर दी तो मजबूरन उसे रुकना पड़ा। उसे लड़कियों से बात करने या दोस्ती करने पर एतराज नहीं था, लेकिन जारम की मदर का बेबाक अंदाज, हद से ज्यादा फ्री होना और जुमानी बातें करना उसे चिढ़ा देता था। मैं तुम्हारी हर कवरेज देखती हूँ टीवी पर। आई एम योर बिगेस्ट फैन। शाइना ने कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। जी आया। अमन को किसी ने आवाज नहीं दी और लेकिन अपनी इज्जत बचाने का उसे यही रास्ता नजर आया। फौरन दूसरे जानिब देखकर बोला। मुझे कोई बुला रहा है, अभी आया। वो शाइना से मासरत करता हुआ बोला और जल्दी से अंदर वापस चला गया बिना शाइना की कोई बात सुने। या अल्लाह मुझे बचा ले। अंदर आकर सोफे पर गिरता हुए उसने सुकून की सांस ली और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ भैया, आप इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रहे हैं? अनवर बाहर ही जा रहा था, उसे देखकर रुक गया। क्या करूं, मेरे सर पर हमेशा मुसीबतें जो सवार रहती है। वो बिना उसकी जानिब देखे बोला। कौन सी मुसीबत? अनवर ने हैरत से पूछा कि खुशी वाले दिन कौन सी मुसीबत होगी? अमन ने आंखें खोल कर उसे देखा और सीधा होकर बैठ गया। कुछ नहीं। वो नहीं चाहता था ताकि अब इस बात को लेकर अनवर हजार सवाल करे, इसलिए बात खत्म करना चाहा। तो चलिए ना, मंगनी होने वाली है, हम भी देखते हैं। अमन ने बात खत्म कर दी तो अनवर ने भी जोर नहीं दिया। इसमें क्या देखना है? दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे और बाकी लोगों की तरह हम भी खड़े तालियां बजाएंगे। तो बोरिंग, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस सब में। वो बेनियाजी दिखाते हुए बोला। एक बात कहीं, आपसे बुरा तो नहीं मानेंगे? अनवर ने कुछ सोचकर उसके पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। बुरा मान भी गया तो कौन सा, तुम्हें सजाई मौत दे दूंगा। बताओ ना, अमन बेजारियत से बोला। हमें तो यही लगता था कि ज़ारा बीबी की शादी आपसे होगी, अनवर ने सादगी से कहा। अमन उसे देखने लगा तो डर कर चुप हो गया। मतलब बहुत अच्छे लगते हैं ना आप दोनों साथ में? इसलिए वो बात बनाते हुए बोला। गलत लगता था तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता ना भैया, अनवर ने खुश होते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बल्कि नहीं हुआ तो ज्यादा अच्छा है। जारम ज़ारा से बहुत प्यार करता है और आप प्यार नहीं करते क्या ज़ारा बीबी से? अनवर ने उसे बहुत गौर से देखते हुए पूछा। मैं भी करता हूँ पर इस तरह नहीं। तो दोस्त की तरह वो अनवर को समझाते हुए बोला। आपका मतलब है दोस्त वाला प्यार अलग होता है और गर्लफ्रेंड वाला अलग होता है? अनवर ने आंखें बड़ी करके पूछा तो अमन अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। लल, गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड, इसके अल्फाज को दुरुस्त करते हुए बोला। अब हमें कैसे पता होगा? हमारी तो कोई है नहीं ना। है, आप ही ढूंढ दीजिए ना हमारे लिए कोई अच्छी सी लड़की। वो पहले शर्मा कर फिर इल्तिजा करते हुए बोला। यार, मुझे अपने लिए नहीं मिल रही, तुम्हारे लिए क्या ढूंढूंगा? चलो बाहर चलते हैं। मुझे ना सही शायद तुम्हें कोई मिल जाए। अनवर की बातों से मजीद परेशान होने की बजाय उसे बाहर जाकर एंगेजमेंट में शरीक होना ज्यादा आसान लगा तो उठकर बाहर आ गया। अनवर भी इसके पीछे चला आया। सारम ने ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी पहन रखी थी। साथ खड़े वो दोनों मेड फॉर एच उधर लग रहे थे। सिर्फ घर घर के लोग ही शामिल थे। उसके अलावा जारम के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स और मलिक साहब के दोस्त वगैरह। फूलों से सजे थाल में शिजा ने दोनों के सामने रिंग्स रखी। पहले जारम ने, फिर ज़ारा ने उसे रिंग पहनाई। सबके साथ अमन ने भी तालियां बजाई, लेकिन जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
उसके चेहरे की मुस्तकिल मुस्कुराहट की जगह गहरी संजीदगी ने ले ली। वो हाथ रोक कर उसे देखने लगा। ज़ारा की हर एक बात, हर एक हरकत उसके जहन में आने लगी। बात बात पर चिढ़ जाना, रुदीना लड़ते रहना, उसे तरह तरह के नामों से चढ़ना, छोटी छोटी बातों पर किसी बच्चे की तरह खुश होना, वो मुसलसल उसे देखता रहा। ज़ारा के चेहरे पर चमकती थी खुशी ने उसे दोबारा मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इसका फ़ोन बजने लगा तो वो साइड में आगे, अम्मी मुझे जाना है। तो फ़ोन पर बात करने के बाद वो नसीम के पास आकर धीरे से बोला, कहाँ जाना है? नसीम ने हैरत से पूछा, कुछ काम है। पर वो खुद कभी ना जाता, लेकिन जब उसे फ़ोन पर किसी ने बताया कि स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसे जाना ज़रूरी लगा। कोई काम वाम नहीं, इस ज़ारा की मंगनी है और तुम्हें आज भी काम की पड़ी है। नसीम ने धीमी आवाज़ में उसे डांटा, अम्मी मंगनी तो हो चुकी है ना, और सच में मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अब प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो समझाते हुए बोला। नसीम चुप होकर उसे देखने लगी। बेटा, ज़ारा को कितना बुरा लगेगा, मैं उसे समझा दूंगा बाद में, अब प्लीज़ मेरी मदर इंडिया। बाई, वो नसीम को नरम होता देख फौरन बाई बोलकर निकल गया। कहाँ थे? अब तक वो पोर्च में बाइक खड़ी करके अंदर जाने को आगे बढ़ा तो ज़ारा दरवाजे में ही रास्ता रोके खड़ी थी। उसने अभी तक वही मंगनी वाले कपड़े पहने हुए थे, सिर्फ ज्वेलरी और मेकअप रिमूव किया था और बाल खुले हुए थे। अंदर तो आने दो, अमन ने थके थके अंदाज में कहा। नहीं नहीं, जब तक मेरी बात का जवाब नहीं दोगे अंदर नहीं आ सकते तुम, वो एक हाथ फैलाकर रास्ता बंद करते हुए बोली। तुम तो बिल्कुल किसी दादा की तरह बात कर रही हो, अगर हफ्ता नहीं दिया तो यहाँ चैन से रह नहीं पाओगे तुम, वो हंसते हुए बोला और भारी आवाज में गुंडे की नकल उतारी, बातें मत बनाओ, बताओ कहाँ गए थे? यार अंदर तो आने दो, बहुत थक गया हूँ। हाँ, वो बेचारी सी सूरत बनाकर बोला। ज़ारा ने दूसरा भी हाथ रखकर रास्ता मजीद बंद कर दिया। ठीक ही तो मैं वापस चला जाता हूँ। वो वापस पलटकर बाहर की जानिब निकला और जाकर झूले पर बैठ गया। ज़ारा भी वहां आकर उसके पास बैठ गई और उसे देखने लगी। ज़रूरी काम था यार, इसलिए जाना पड़ा। अमन उसकी मुसलसल नज़रों से तंग आकर बोला, मेरी एंगेजमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी। पता है कितना इंतज़ार किया तुम्हारा मैंने। अब के वो खफगी से बोली तो अमन हल्का सा हंस का सामने देखने लगा। अब मेरे बगैर रहने की आदत डाल लूँ ज़ारम था ना, तुम्हारे साथ क्या ये काफ़ी नहीं? वो संजीदगी से बोला और इसकी जानिब देखा। ज़ारा इसे हैरान नज़रों से देखने लगी। तमतजम, तुम तो अभी से पराई बातें कर रहे हो अमन, जबकि मैंने तो आगे के लिए भी इसका तसव्वुर नहीं किया। क्या मैं कुछ नहीं रह जाओगी तुम्हारे लिए बाद में? अमन की बात पर वो संजीदगी से बोली। कहते कहते उसका भीगा लहजा अमन ने बखूबी महसूस किया। ऐसा नहीं है यार, डोंट बी अपसेट, तुम तो जानती हो ना मैं ऐसे ही कुछ भी कह देता हूँ। सॉरी, वो ज़ारा को रोने की तैयारी में देखकर जल्दी से बोला। दरअसल आज जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई ना, उस वक्त मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत अपसेट हो गया था मैं। ये क्यों? ज़ारा ने इसकी जानिब देखकर पूछा। क्यों क्या? चली जाओगी ना? इतने सालों से साथ हो, आदत हो जाती है तो फिर बुरा तो लगता ही है ना, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। ज़ारा भी इसकी बात पर गौर से सोचने लगी। वाकई कितनी सच्चाई थी उसकी बात में, वो खुद भी कैसे अपनों को भूल सकती थी। इस घर में उसने अपना बचपन गुजारा था, यहाँ उसके माँ बाप थे, माँ जैसी बड़ी अम्मी थी और अमन जैसा दोस्त था जो हर वक्त उसे हंसाता रहता था, उसकी परेशानियों को पल भर में ख़त्म कर देता था। वैसे तुम बहुत सेल्फिश हो। हाँ, कि वो उसे सोच में डूबा देखकर उसकी जानिब रुक करके बोला। क्यों? क्या? वो उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी। क्यों क्या? खुद तो शादी करके जा रही हो और मेरे लिए कोई लड़की तक नहीं देखी। वो उसे अपसेट देखकर मुंह ठीक करने की गरज से बोला। मैं क्यों किसी गरीब की जिंदगी बर्बाद करूं? वो संजीदगी से बोली। ये अमन ने हंसते हुए उसे उंगली दिखाई। ज़ारा भी हंसने लगी। आई एम रियली अपसेट यार, मुझे तो लगता है तुम्हारी विदाई के वक्त अम्मी और चाची से ज्यादा मैं रोने वाला हूँ। है वो एक गहरी सांस लेकर बोला। उसके अंदाज पर ज़ारा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम्हारे जाने के बाद कौन मुझे पागल बनाएगा? किसे मैं बंदरिया कहा करूंगा? जब कार्टून देखने का मन करेगा तो किसे देखूंगा? और लाइफ में अगर कभी किसी भूत प्रेत से सामना हो गया तो उसे डराऊंगा किस तरह? तुम नहीं होगी तो क्या होगा मेरा? वो बड़े अफसोस भरे लहजे में बोला। ज़ारा ने उसे घूरता हुए उसके बाल पकड़ने चाहे, लेकिन वो उसके पहले ही भागकर अंदर चला गया। अमन, वो भी चिल्लाती हुई उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जब तक वो अंदर आई अमन हॉपर जाकर अपना दरवाजा लॉक कर चुका था। आज कितने महीने बाद दोनों भाई साथ में जॉगिंग के लिए निकले थे और पार्क तक पहुंचने में दोनों की अच्छी खासी रेस हो चुकी थी और हमेशा की तरह जीतने वाला अदनान ही था। आप फिर हार गए भाई, अदनान ने तेज सांसों के साथ अपनी जीत पर खुश होते हुए कहा, जबकि अमन अब भी बराबर में खड़ा कमर पर दोनों हाथ रखे हाँफ रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर भी अपने भाई की खुशी छलक रही थी। दोनों पसीने में भीग चुके थे। अमन आकर पास रखे बेंच पर आ गया। अदनान भी इसके पास आकर बैठ गया। हार गया, वो आंखें बंद करके बोला। आप जीतने की कोशिश ही नहीं करते,
अगर करोगे तो जीत सकते हो। आप कब तक दिल से सोचते रहेंगे? दिमाग से सोचना शुरू करें और दूसरों का नहीं खुद का फायदा सोचा करें। अदनान जानता था कि वो भाई की जीत पर ज्यादा खुश होता है। चिद तुम दूसरे कहाँ हो, तुम तो भाई हो। वो उसकी जानिब देखकर बोला, मुकाबले में कोई अपना नहीं होता, बल्कि सब जीतने वालों का साथ देते हैं। अपनी अपनी सोच है। अमन ने बेनियाजी से कहा, आपकी और मेरी सोच बहुत अलग है। एक आप है जो अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों के खिलाफ बोलते हैं, जबकि इसमें आपका कोई फायदा नहीं। अदनान ने सामने देखकर कहा। तो अमन ने इसकी जानिब देखा। ये जो आजकल आपका मिशन चल रहा है, ना लोगों को बेनकाब करना, हकीकत दिखाना, उनके खिलाफ सबूत ढूंढना, ये सब आपका काम नहीं है भाई, ये काम पुलिस का है। आप क्यों उन लोगों से दुश्मनी मोल लेकर अपनी मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं? तो कुछ नहीं होगा। इस सब से किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, ना आपको कुछ मिलेगा। लोगों को आपका नाम तक याद नहीं रहेगा। वो अमन की जानिब देखकर बोला, हर कोई ये सोचने लगा तो सचने लगा तो शैतान की हुकूमत चलेगी दुनिया में। मैं ये अपने फायदे के लिए नहीं करता, बस फर्ज समझ कर करता हूँ। अमन ने संजीदगी से कहा, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज ये सब बंद करिए। इन लोगों को नहीं जानते आप, बहुत खतरनाक लोग हैं। तो वो क्यों उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? कम से कम अम्मी का तो सोचिए, कुछ नुकसान पहुंचाया उन लोगों ने आपको तो क्या गुजरेगी अम्मी पर ये ईमानदारी। ये लोग कोई नहीं आएगा उस वक्त जब आपको जरूरत होगी। सब मतलबी है, इस दुनिया है, बस अपना सोचते हैं। आप भी अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर का सोचिए। क्या आप हमेशा ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हैं? भाई, हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। आधे अमन ने उसे देखकर गुस्से को कंट्रोल किया। सब कुछ भी तो नहीं है ना भाई, सब कुछ है जिसकी जरूरत है, और तुम्हारी सोच गलत है तो तुम्हें इसे बदलना होगा। वो अदनान की बात काट कर सख्ती से बोला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ भाई कि आपको कुछ होना। अदनान ने उसे गुस्से में आते देखा तो नरमी से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह का करम और अम्मी की दुआएं जब तक साथ है। कुछ नहीं होगा, गलत आपको समझाना फजूल है। अदनान ने इसकी बात पर बेजारी से कहा। जगह से उठ गया, अदी मैं इस कहानी का हीरो हूँ कह के, और कहानी मेरी जीत से ही पूरी होगी। अमन भी खड़े होकर बोला, एक रेस तो जीत नहीं पाई आप और जंग जीतेगे। अदनान ने तंजिया हंसते हुए कहा, वो तो लिहाज था भाई की खुशी का, चलो कुछ पल के लिए बदलिहाज हो जाता हूँ। लेट्स गो, अमन ने इशारे से उसे रेस का कहा और अदी ने मुस्कुराकर उसका चैलेंज कबूल किया। भाभी नसीम किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी। फरा उन्हें पुकारती हुई अंदर आई। क्या हुआ फरा? नसीम ने उनकी जानिब देखकर पूछा। भाभी, तो ज़ारा के अब्बू ने बताया कि इसके ससुराल से फ़ोन आया था। ज़ारम के अब्बू का? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? फरा के बताने पर नसीम ने हाथ रोक कर पूछा। वो कह रहे हैं कि कल उन्होंने अपने घर दावत रखी है। हाँ है, जिसमें शादी की तारीख भी तय कर ली गई और अपने जान पहचान वालों से हमारा तारुफ भी करवा देंगे, ठीक है ना? हम लोग भी तैयारियां कर लेते हैं अपनी जानिब से उन लोगों को कुछ तोहफे देने की। नसीम ने सोचकर कहा, वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ज़ारा को भी वहाँ ले जाए। आप ही बताइए, शादी से पहले वो कैसे जा सकती है वहाँ? ज़ारा के अब्बू ने मना भी किया, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने जान पहचान वालों से ज़ारा का तारुफ करवाना चाहते हैं और ख़ास दावत उसी की वजह से रखी है। वो परेशान होकर बताने लगी, कोई बात नहीं फरा, ये सब हमारे दौर में होता था, आजकल ये बहुत आम बात है और अच्छा ही है ना। ज़ारा भी घर देख लेगी तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, कोई गलत बात नहीं है इसमें। नसीम ने समझाते हुए कहा, जी भाभी। फरा ने सर इस बात में हिला दिया। अमन 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 वो दरवाजे के बाहर निकल ही रहा था कि ज़ारा जल्दी से उसे रोक कर बोली, ज़ारम को तुमसे बात करनी है। इसके हाथ में फ़ोन था। वो दबी आवाज़ में बोली। अमन ने फ़ोन लेकर कान से लगाया। अमन, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए मुझे। अमन के हेलो बोलते ही ज़ारम ने कहा, हाँ बोलो, क्या कर सकता हूँ? तुम्हें वो बाहर की जानिब जाते हुए बोला, कल की पार्टी का तो पता है ना तुम्हें? हाँ, अम्मी ने बताया। अमन ने जवाब दिया, कल ये लोग शादी की तारीख फिक्स करने वाले हैं तो, और पापा ने इसी महीने की तारीख का सोचा ही, लेकिन अंकल को जल्दी शादी करने पर एतराज़ हो सकता है, जब मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम हो जाए। तुम प्लीज़ कुछ भी करके अंकल को मना लो जल्दी शादी के लिए। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोला, ठीक है मैं बात करूंगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकता कुछ, आफ्टर ऑल वो एक फादर है कि बेटी के लिए सोच समझ कर ही फैसला करना चाहेंगे, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। अमन ने साफ लहजे में बात करते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। ज़ारम खुश होकर बोला। उसकी चहकती आवाज़ में खुशी अमन बखूबी महसूस कर सकता था। शादी को लिए तो ऐसे मर रहा है जैसे दुनिया की आखिरी लड़की बची है। इसके लिए वो फ़ोन काट कर खुद कलामी करने लगा और मुस्कुरा दिया किया। ज़ारा उसके पीछे ही खड़ी थी, उसकी बात पर फौरन बोली तो अमन ने हड़बड़ा कर पीछे देखा। क्या किया? और ज़हरी, तुम छुप कर मेरी बातें सुन रही हो, शर्म नहीं आते तुम्हें? अमन ने मसनूई गुस्से से कहा। ज़ारम को क्या बोला? अभी तुमने? ज़ारा ने इसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। कुछ नहीं बोला मेरी माँ,
मुझे माफ कर दे, मुझे जाना है। वो दोनों हाथ जोड़ कर बोला और जल्दी से गाड़ी पर बैठ गया। अमन पता नहीं उसे कहाँ जाने की इतनी जल्दी होती है। ज़ारा ने उसे रोकना चाहा लेकिन तब तक वो गेट से बाहर निकल गया था। अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू द प्राइम आवर विद अमन मिर्ज़ा। अमन कैमरा के सामने शूटिंग करने में लगा था। जब बाहरी दरवाज़ा खोलकर प्यून दाखिल हुआ, अमन सर, उसने डरते हुए अमन को आवाज़ दी। इस तरह बीच में रोकना सही नहीं था, मगर उसे करना पड़ा। वहाट दाहिल ने क्या हुआ, बीच में रोके जाने? पुरअमन ने गुस्से से पूछा। सॉरी सर, बाहर कोई लड़की आई है, आपसे मिलने थोड़ी देर रोक नहीं सकते थे। अब के वो गुस्से को काबू करके बोला, मैंने कहा आप बिजी है, मगर वो मान ही नहीं रही है। क्या नाम बताया? अमन ने सोचते हुए पूछा। नाम सर सोफिया सादिक नाम बताया उन्होंने। प्यून याद करते हुए बोला, सोफिया। अमन ने ढेलक कहते हुए उसकी जानिब देखा। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नासिर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ा वक्त लग जाएगा। हम 1 घंटे बाद शूट कर ली, उसने प्यून को जवाब दिया और साथ खड़े शख्स को मुखातिब किया और बाहर आया तो वो सोफे पर बैठी थी। अमन को आता देख उठ गई और वो करीब आया तो उसे सलाम किया। वालेकुम इस्लाम, बाहर चलकर बात करें, अमन ने जवाब के साथ ही कहा। सूफी ने रुक कर सर असबात में हिला दिया और अमन के इशारे पर उसके साथ चल दी। आई एम सॉरी, अमन उसे पास वाले रेस्टोरेंट में लेकर आया था। अब तक की खामोश को तोड़ते हुए बोला, बिना इससे नजरें मिलाई, अगर तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो सकता, मेरी इज्जत मुझे वापस मिल सकती, मेरी अम्मी लौट कर आती तो मुझे बहुत खुशी होती। तुम्हारे सॉरी कहने पर, सूफी ने बाहर की जानिब देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। अमन ने नजरें चुराते हुए कहा। तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब जो करना है मैं करूँगी। वो उसकी जानिब देखकर बोली, मैं यहाँ तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बताने आई हूँ, उन लोगों को भी तो सच्चाई का पता चलना चाहिए ना। इसके लहजे से ही अमन ने नफरत महसूस की। नहीं सूफी दाम, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इन चंद दिनों में मेरी ज़िंदगी क्या से क्या हो चुकी है। मैं सब कुछ खो चुकी हो, मेरे अपने मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरी माँ, अमन की बात काट को कहने लगी, मगर माँ का जिक्र आने पर आवाज़ ने साथ छोड़ दिया। मैं और मेरे घर वालों ने जो सहा है, इसके मुकाबले में बहुत कम हो गई है। तुम भी तो यही करते हो ना, लोगों का असली चेहरा सामने लाने की कोशिश। मैं भी यही करना चाहती हूँ, मैं भी ये शराफत और मासूमियत का नकाब उतारना चाहती हूँ तुम्हारे घर वालों के सामने। वो खुद को मजबूत करते हुए बोली, देखो सूफी, मेरी कजिन ज़ारा, इसकी शादी है बहुत जल्द, ऐसे में तुम ये सब बताओगी, घर का माहौल खराब होगा। तरेली अमन, तुम्हें अभी अपने घर के माहौल की पड़ी है। यहाँ मेरी सारी जिंदगी तबाह हो चुकी है, मैं बेसहारा हो चुकी हूँ और तुम्हें अपनी कजिन की शादी की पड़ी है। बायत उठेंगे एक, फिर वो अमन की बात काट कर बोली, तुम्हारे सबको बताने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना, लेकिन कुछ दिन रुक जाओगी तो कम से कम ज़ारा की खुशियों में खलल नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि अगर इस बात का पता उसके ससुराल में चल गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस सब में इसकी क्या गलती है? तो प्लीज़ कुछ दिन इंतज़ार कर लो, मैं खुद बता दूंगा सबको, वो समझाते हुए बोला। रेली, तो तुम बताओगे सबको? इतनी हिम्मत है तुम में? चलो ये भी देख लेते हैं। तो कुछ दिन इंतजार करके वो तंजिया हंसते हुए बोली। अमन खामोश रहा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आई मीन, वो नहीं जानता था क्योंकि वो उसकी इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, एक लेकिन हिम्मत करके कह दिया, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। सोफिया ने आंखें घुमाकर कहा, मैं कोई हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ, इस सिचुएशन में तुम्हारा अकेले रहने ठीक नहीं है, तुम्हारे पास किसी का होना ज़रूरी है, इसलिए कह रहा हूँ। वो सख्ती से बोला, जिंदगी भर के लिए अकेली हो चुकी हो, इबादत डालनी होगी अकेले रहने की भी। सूफी ने धीमी आवाज़ में कहा, सूफी, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। सो प्लीज़ मुझ पर एक एहसान करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। वो खौफजदा होकर बोला, क्या कहोगे अपने घर वालों से? कौन हूँ मैं? ये कह दूंगा फ्रेंड हो, चलो। वो उठते हुए बोला। सोफिया को साथ लिए वो घर पहुंचा तो ज़ारा उसे दरवाजे में ही मिल गई। इस साथ अनवर भी था, जो इसी से मिलने आया था। अमन, अच्छा हुआ तुम आ गए, ज़ारा खुश होते हुए बोली। ज़ारा, 1 मिनट बाद में बात करते हैं अम्मी। वो ज़ारा को रोककर नसीम को पुकारने लगा, जो कि नपट जा रही थी। ज़ारा को उसने शायद पहली दफ़ा इतनी संजीदगी से जवाब दिया था। वो इग्नोर करने वाला जो ज़ारा का काफ़ी महसूस हुआ। हाँ बेटा। नसीम सूफी को देखकर उनके पास चले आई। अम्मी, ये मेरी फ्रेंड है सोफिया, यहाँ किसी काम से आई है, मैंने सोचा होटल की बजाय कुछ दिन हमारे साथ रहे। वो सूफी का तारुफ करवाते हुए बोला। सूफी ने उन्हें सलाम किया। बिल्कुल बेटा, नसीम ने मुस्कुराकर कहा और सूफी को मुस्कुरा कर देखा। ज़ारा, सूफी तुम्हारे कमरे में रह लेगी, इससे तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी, अमन ने बताया था या पूछा था, ये उसे समझ नहीं आया। हाँ क्यों नहीं, ज़ारा ने बेदिली से मुस्कुराकर जवाब दिया था। उसे सूफी का रहना नहीं बल्कि अमन का इग्नोर करना बुरा लगा था। कम
अमन सूफी को चलने का इशारा करते हुए बोला। वो उसके पीछे चल दी। अनवर भाई, आपके अमन भैया ने क्या हमारे घर को सरकारी गेस्ट हाउस समझ रखा है, जिसे देखो यहाँ ले आते हैं रहने को। इसके जाने के बाद ज़ारा ने अनवर को मुखातिब करके भड़ास निकाली, लेकिन फिर अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने अनवर के चेहरे पर शक की लकीरें देखी। नहीं, मेरा मतलब आपसे नहीं था, आप तो मेरे प्यारे भाई हो, लेकिन ये लड़की कौन है आप जानते हैं उसे। वो बात घुमाते हुए बोली। नहीं, हम तो नहीं जानते, खैर पता लगा ही लेंगे, आप जो हो साथ। ज़ारा ने उसे मक्खन लगाने की कोशिश की, जिसमें उसे कामयाबी हासिल हुई। नसीम बेगम सूफी को आराम करने का कहकर किचन मैन हो गई थी ताकि फराह की मदद कर सके। अमन वहां आया क्योंकि उसे सूफी के मुतालिक उसे कुछ तो बताना था। अम्मी, सूफी मेरी कॉलेज फ्रेंड है, हाल ही में इसकी अम्मी की डेथ हुई है और उनके अलावा उसका कोई है। कभी नहीं, वो हॉस्टल में रहने आई थी, लेकिन वो इतनी डिस्टर्ब है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया ताकि हम सबके दरमियान रहकर शायद वो बेटर फील कर सके। उसने उन्हें अधूरा सच बताया क्योंकि इससे ज्यादा शायद वो इतनी आसानी कभी नहीं बता सकता था। तय, बहुत अच्छा किया बेटा, वैसे भी एक लड़की का ऐसे बेसहारा होना कोई मामूली बात नहीं होता। क्या गुजरी होगी इस बच्ची पर। नसीम को वाकई उसकी फिक्र हुई। अमन उन्हें देखकर सोचने लगा कि इसके साथ हुई ज्यादती का ये आधा हिस्सा भी नहीं था। तुम फिक्र मत करो बेटा, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, फराह ने उसे खामोश देखकर कहा। थैंक यू चाची, वो कहकर नसीम बेगम को देखा और बाहर निकल गया। वो लोग हुसैन मैशन की आलीशान पार्टी में मौजूद थे, जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो शहर की हर जानी पहचानी सूरत बड़े बड़े वहीदे पर फाइज अफसर इस पार्टी में मौजूद थे। लहकन ज़ारा किसी भी तौर पर कम नहीं लग रही थी। कीमती खूबसूरत सफ़ेद ड्रेस में उसे ज़ारम की अरेंज की हुई बायोटेशन ने तैयार किया था। आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर कोई तोहफे देकर उसकी तारीफ करते हुए ज़ारम के दिल को मजीद खुशी फराहम कर रहा था। वो एक पल के लिए इससे अलग नहीं हुआ था, उसके साथ ही खड़ा था। मलिक हुसैन और शाइना का अंदाज सबके साथ हमेशा का तरह दिया सही था, लेकिन किसी को उनकी बेरुखी नहीं, बस ज़ारा की हंसी और उसके चेहरे पर खुशी के रंग नजर आ रहे थे। अनवर की नज़रें शिजा पर टिकी थी जब से वो इस घर में रहने आया था। काफ़ी मर्तबा उसका सामना शिजा से हुआ था। शिजा को वो एक आंख नहीं भाता था, लेकिन अनवर की आंखियन बस हमेशा उसी पर लगी रहती थी। वो आंखों में चमक लिए उसे देख रहा था। अमन वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसी पर नजर पड़ी। छोटे देखने से कुछ नहीं होता, आज मौका भी, मौसम भी है और दस्तूर भी। कह दो दिल की बात, अमन ने उसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर कहा। क्या कह दे भैया, अगर उन्होंने चप्पल दूर से भी फेंक कर मारी ना तो भी कम से 2 महीने बेहोश रह गए। अनवर ने अपना डर बयान किया। अरे यार, प्यार किया तो डरना क्या, मर्द बनूं मर्द। तो कोई फिल्मी स्टाइल में गाना सुनाकर अपनी बात पहुंचा दो। अमन ने उसे शेखी बढ़ाते हुए कहा। कौन सा गाना? बनू की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माई देखो चोरी चोरी। अमन ने धीमी आवाज में उसे गाकर बताया, जो उसे सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट लगा। अरे वाह भैया, गाना तो जबरदस्त है, लेकिन वो कहीं से भी रेशम की डोरी लगती नहीं है। अनवर ने उसके अच्छे खासे वजन को निशाना बनाते हुए कहा। तो तुम कौन सा शाहरुख खान हो यार, कि देखो लड़की की तारीफ करते वक्त ये नहीं सोचते कि इसमें ये क्वालिटी है या नहीं, बस जितनी हो सकती है कर दो, इससे मान जाएगी। अनवर ने बेयकीनी से पूछा। 100%, कम से कम 1 घंटी तो जरूर बजेगी। अब वो दिल में बजेगी या कान के पीछे ये गाने पर है? दूसरा जुमला, अमन ने धीरे से कहा। क्या हो रहा ये सब? ज़ारा काफी देर से नोटिस कर रही थी। जब वो लड़कियों के ग्रुप की तरफ देखकर बातें कर रहे थे और मौका मिलते ही वो वहां आ गई। वो भैया हमें सिखा रहे थे कि गाना गाकर तुम्हें क्यों बताई? हम, अमन ने अनवर को हाथ दिखाकर चुप कराया और ज़ारा के सामने अकड़ दिखाते हुए बोला। अमन, क्या बदतमीजी है, छसौरी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? ज़ारा ने खफगी से कहा। तुम ज़ारम से शादी कर रही हो, इसलिए मुझे अपने लिए कोई दूसरी ढूंढनी तो पड़ेगी ना, बस वही ट्राई कर रहा था। अमन ने शरारत से कहा। अमन, जाने दो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, जा रही हूँ मैं, ज़ारा ने खफगी से कहा। वो कल से ही इससे नाराज थी। वो जाने लगी, लेकिन अमन ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया, बेकरार करके। हमें यूं ना जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। अमन ने मुस्कुराकर गाना गाया। वो लोग काफी अलग होकर खड़े थे, इसलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ज़ारा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसने फौरन अपना हाथ खींच लिया। तुम्हें सरासी भी शर्म नहीं आती ना? और अनवर भाई अब भी इस थड़की के बराबर लग गई, अब के वो अनवर पर भी गुस्सा निकालने लगी है चश्मिश। अमन को इसका ठरकी कहना चुप गया है दड़ेल। ज़ारा ने भी इसी की तरह उंगली दिखाकर कहा और बिना रुके वहां से चली गई। अमन भैया, ये आपको दड़ेल क्यों कहती है? आपकी तो दाढ़ी भी नहीं है। अनवर ने हैरत जताते हुए पूछा। तो उसको भी कहाँ चश्मा लगा है? तो फिर भी मैं उसे चश्मिश कहता हूं ना। और वो ज़ारा ही किया जो अमन से बदला ना ले। अमन ने उसे दूर से खुद को घूरते देखकर कहा। तो अच्छा,
میری بات سنو، میں کسی بھی طرح ملک حسین کے کمرے میں جا کر اس چپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، تو تم یہاں دھیان رکھنا کوئی بھی میرے متعلق پوچھے تو کہہ دینا میں باہر گیا ہوں کسی کام سے ہو کے۔ وہ انور کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے بولا، اسے ایک سنہرا موقع ملا تھا رمینا چھوڑ اس چپ کو دھڑوڑنے کا، حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے خود ہی ملک حائن کے خلاف کافی ثبوت اکٹھا کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے بھیا، انور نے جواب دیا۔ ہائی امن۔ اس کے پہلے کہ امن وہاں سے نکل پاتا، پیچھے سے ہنا سے شائنہ کی آواز سنائی دی، یا اللہ کہاں جاؤں میں؟ وہ پریشان ہک کر خود سے بولا، آر پکٹ کر بمشکل مسکرایا، کیسے ہو؟ شائنہ نے پاس آ کر پوچھا۔ ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھا، وہ اداس صورت بنائی دھیرے سے بولا، لیکن شائنہ نے بآسانی سن لیا، تو اب کیا ہوا؟ اچانک سر درد ہونے لگا تھوڑا۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تم میرے ڈانس پارٹنر بنو گے۔ آج اسے سر درد سے زیادہ جس بات کی پڑی تھی، اسی پوائنٹ پر آتے ہوئے بولی میں، لیکن آپ کے پارٹنر تو ملک صاحب ہوگے نا، وہ ڈانس نہیں کرتے۔ شائنہ نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، بھیا عمر ہو گئی ہے نا، تو جوڑوں میں درد رہتا ہوگا۔ انور نے امن کے کان کے پاس ہو کر دھیرے سے کہا، چپ۔ امن نے اسے آنکھیں دکھائی، میں آج بہت بور ہو رہی ہوں، تم مجھے کمپنی دو گے پلیز؟ شائنہ نے بہت بے تکلفی سے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، یا اللہ۔ امن کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مجھے یاد آیا، مجھے مسجد جانا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بولا، اس وقت؟ لیکن اب تو عشاء کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو شائنہ نے حیرت سے کہا، نہیں، کبھی مصیبت سے بچنے کے لیے خدا کو یاد کرنے مسجد چلا جاتا ہوں، اور اس وقت میرا جانا بہت ضروری۔ اوکے بائی۔ امن نے بائی کوہنی کی، جلدی کہ وہ کسی بہانے روک ہی نہ لے، اور دوسری جانب چلا گیا جہاں سے باہر کا راستہ تھا۔ ویسے آج ہم بھی اکیلے ہیں، کیا ہم آپ کے ڈانس پارٹنر بن جائے؟ انور نے مسکرا کر آفر کی تو شائنہ نے اسے ناگواری سے دیکھا اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، اور یہ ہے ہمارا کمرہ۔ زارم نے اسے سارا گھر دکھا دیا تھا اور اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ زارا خاموشی سے روم کو دیکھنے لگی، جو بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن جب تک تم یہاں آؤ گی یہ بدل چکا ہوگا، اسے کلر اور ڈیکور کر کے تمہارے لائق جو بنانا ہے، تو زندگی کا ہر لمحہ یادگار ہوگا جب تم زندگی میں آ جاؤ گی۔ مجھے تو ابھی سے محسوس ہو رہا ہے سب کچھ، جب تم وہاں گھونگھٹ سے چہرہ چھپا لوگے، میرا انتظار کرو گی۔ وہ بیڈ کی جانب اشارہ کر کے بولا۔ زارا اندر تک سمٹ گئی، اور جب اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تم تیار ہو رہی ہوگی، میں تمہیں وہاں سے دیکھوں گا، کبھی یہاں تم میری باہوں میں، کبھی یہاں ہم دونوں۔ وہ ہر جگہ کے لیے ایک پلان بنائے بیٹھا تھا، بس زارا نے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہی اسے روک دیا۔ مجھے جانا ہے، وہ نظریں چکا کر بولی زارا۔ زارم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی گستاخی کی اور قریب کرتے ہوئے بولا، مجھے سے تو بالکل سب نہیں ہو رہا، کیوں نہ آج ہی شادی کر لیں؟ وہ اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زارا نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا اور اپنے آپ کو آزاد کر کے باہر کی جانب بھاگی۔ زارم بھی اس کے پیچھے آیا اور ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس سے بری طرح ٹکرائی۔ تم یہاں؟ زارم نے زارا کو آزاد کرتے ہوئے کہا۔ تو زارا نے گھبرا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں امن کھڑا تھا۔ ہاں، وہ میں واش روم دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ آؤ امن۔ تو زارا تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ زارم نے امن کے ساتھ ساتھ زارا کو بھی مخاطب کیا، جو اچھی خاصی شرمندہ ہو کر کھڑی تھی۔ کیا چپ چاپ وہاں سے چلی گئی؟ کیا ہوا؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ ابھی تو ٹھیک تھی۔ تو وہ حال میں آئی تو شیزا نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، ایمن نے مجھے زارم کے ساتھ دیکھ لیا، تب مجھے بہت خراب لگ رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کیوں؟ شیزا نے حیرت سے پوچھا، یار زارم میرے اتنے قریب تھے اور ایسے میں امن پاس روک ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے امن نے نہیں بلکہ تمہارے ابو نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ چھوڑو نا، شیزا نے بے نیازی سے کہا، تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ امن مذاق اڑائے گا؟ اس بات پر زارا کو سوچ میں گم دیکھ کر اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ زارا نے سر نفی میں ہلا دیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری ہر سوچ امن سے ہی کیوں شروع ہوتی ہے؟ تو مطلب تمہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ امن کے اجانے سے زارم کو برا لگا ہوگا، بلکہ تمہیں امن کی پرواہ ہے تاکہ اسے کیسا لگا ہوگا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شیزا کے بات حقیقتاً اس کے سر سے گزر گئی۔ سمجھ آئی بھی تو تم سمجھنا نہیں چاہتی، جانے دو، شیزا نے سنجیدگی سے کہا۔ زارا چپ ہی رہی، آلریڈی وہ اپنی سوچ میں گم پڑی تھی، شیزا سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ جب دروازہ ناک ہونے کی آواز پر فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے، کیا بات ہے؟ تو بیٹا تم ناشتہ کرنے نیچے کیوں نہیں آئی؟ نسیم نے اندر آ کر پوچھا۔ بھوک نہیں ہے؟ آنٹی وہ بمشکل مسکرا کر بولی، کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ننا اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی بس امی کی یاد آ گئی تھی اس لیے۔ صوفی آنسو رو کے بولی، میں سمجھ سکتی ہوں بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میری امی بہت اچھی تھی۔ لیں
बहुत प्यार करती थी मुझसे। मेरी सहेली, मेरी गाइड, सब कुछ थी वो। और उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ खो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वो चाह कर भी अपने आंसू को मजीद नहीं रोक पाई। ये दुनिया का निज़ाम है, जो आता है उसे जाना ही होता है। एक रास्ता बंद कर देता है वो तो दूसरा खोल देता है। बस सब करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और तुम खुद को अकेली क्यों समझती हो? मैं हूँ ना तुम्हारी अम्मी। आज से तुम मेरे लिए मेरी बेटी हो, इसलिए अब कभी मत कहना कि अम्मी की कमी महसूस होती है। तो वो प्यार से बोली। सूफी ने संजीदगी से उन्हें देखा, उन्हें और उनके गले लग गई। मुझे उन जज्बातों में मत बांधिए अम्मी, मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। मैं यहाँ नफरत करने आई, मुझे मोहब्बत देकर बेबस मत कीजिए। वो सिर्फ सोचने लगी, अब रोना नहीं। नसीम ने उसे अलग करते हुए कहा। उसने सर इस बात में हिला दिया। चलो नाश्ता कर लो, सबके साथ रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें, नसीम ने उठते हुए कहा। तो वो मुस्कुराई। नसीम दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गई। या अल्लाह, क्या मैं इस औरत का दिल तोड़ूंगी जिसने मुझे बेटी बनाया है। ए चश्मिश, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ज़ारा के हाथ पर सुर्ख निशान देखकर अमन ने हैरत से पूछा। देख लूं? एक दिन बस किचन में जाकर रोटी बनाई और हाथ जला बैठी। जवाब फरा की तरफ से आया। नसीम खामोश बैठी थी, वो सब नाश्ता कर रहे थे, तो क्या ज़रूरत थी ये कारनामा करने की? अमन ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा था अरे शादी होने वाली है और उसे चाय तक तो भंग की बनानी नहीं आती, ससुराल में क्या खाक नाम बनाएंगी? फरह ने ज़ारा को देखकर कहा। बेचारा, मैंने कहा ना फूटी किस्मत है इसकी। अमन ने ज़ारा को पिछली बात याद दिलाई। वो तुम्हारी तरह नहीं है, उन्होंने मुझसे कह दिया है कि मुझे खाना बनाना सीखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ारा ने उसे जताते हुए कहा। तब तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, अमन ने हंसते हुए कहा। ज़ारा ने उसे गुस्से से देखा। उसे तो बहाना मिल गया ना काम ना करने का। यहाँ तो कभी किसी को एक रोटी बनाकर नहीं खिलाई, मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूँ, फरह ने मजीद गुस्सा होकर कहा। चाची, आप खुदा का नाम लेकर सब्र कर लीजिए, बेटी के होते सुख नसीब नहीं होना आपको, लेकिन जब मेरी शादी होगी ना तो आपकी बहू बहुत सेवा करेगी आपकी, और तब आप और अम्मी सिर्फ इराम करना। अमन ने आग में तेल छिड़कने का काम शुरू किया। हाँ, उसे तो पता है ना, सबकी सेवा करेगी ही, बिल्कुल करेगी, और नहीं करेगी तो करवाऊंगा। तेरे बेवकूफ़ ज़ारम की तरह नहीं जो सरा से जले पर पिघल जाऊं। बीवी के हाथ का खाना खाने में जो मज़ा है ना वो किसी 5 स्टार होटल के कुक के हाथ में भी नहीं है। ना चाची, उसने फरा को मजीद भड़काने की कोशिश की। बिल्कुल बेटा, लेकिन आजकल की लड़कियों को तो बस मेकअप और मोबाइल से फुर्सत नहीं, ये क्या समझेगी? फराह ने अफसोस जताते हुए कहा। उसे छोड़े ना चाची, आपको जो करवाना है ना मेरी वाइफ से करवा लेना, खाना पकाना अब बर्तन सफाई सब वही करेगी। आप बस किट्टी पार्टीज अटेंड करना। बड़ी अम्मी लगता है किसी काम वाली बाई से शादी कर रहा है ये। ज़ारा ने नसीम को मुखातिब किया है। अमन ने ज़ारा को उंगली दिखाई तो वो हंसने लगी। खुद तो कभी सुधरना मत और उल्टी बातें करना बस। फरह ने एक बार फिर उसे डांट लगाई। क्या ये सुबह सुबह मेरे पीछे लगा दिया तुमने अम्मी को? ज़ारा ने अमन को दबी आवाज में कहा। और नहीं तो क्या, काम चोर कहेगी, वो हंसते हुए बोला। अमन। नसीम ने अमन को आंखें दिखाई तो मुंह पर उंगली रख दी। भाभी, आप क्यों बच्चे को डांट रही? सही तो कह रहा है वो। फरह ने इसकी तरफदारी की। फरह, अकल से काम लो, तुम्हारा ये बच्चा बीवी आते ही जोरू का गुलाम ना बन जाए तो कहना। बिल्कुल सही कह रही है। जब बड़ी अम्मी बड़ा आया मुझे सुखाने वाला। नसीम की बात खुश होकर ज़ारा ने उसे जबान चढ़ाते हुए कहा। अब सगी माँ को ही औलाद पर यकीन नहीं तो गैरों से क्या उम्मीद करे इंसान? वो उठते हुए दुख भरे लहजे में बोला। तुम तो गैरों का जिक्र करते हो, हमने अपनों से चोट खाई है। उसने नसीम को देखकर शोर कहा कि और इसके पहले कि नसीम उसे मारने को उठती फौरन बाहर निकल गया। शादी की तारीख करीब की निकाली हुई थी। यूसुफ ने अमन के कहने के बावजूद काम तो नहीं छोड़ा था। अलबत्ता अब वो सिर्फ ऊपरी हिसाब देखते थे, लेकिन फिलहाल वो शादी की तैयारी में मसरूफ थे। अमन बहुत ही कम वक्त के लिए घर पर होता था और पूरी कोशिश करता था उनके काम को कम करने की। अमन वो घर में दाखिल हुआ था जब सूफी की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखा, क्योंकि वो इससे कभी सामना होने पर भी बात नहीं करती थी। मुझे हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए, पर मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल ठीक होगा? सूफी ने झिझकते हुए पूछा। उसके सिवा वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। तुम मेरे साथ चलो। अमन ने उसे अकेले जाने से बेहतर साथ ले जाना सही समझा। नहीं, तुम सिर्फ बता दो, मैं चली जाऊंगी। वो बिना उसकी जानिब देखे बोली। बहस मत करो, तैयार होकर बाहर आओ। अमन ने सख्ती से हुक्म दिया और पानी पीने की गरज से डाइनिंग टेबल पर आ गया। कुछ ही देर में सूफी तैयार होकर बाहर आई तो वो दोनों बाहर निकल गए। अमन, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम था। तो तुमसे ज़ारा कॉलेज से वापस आई थी। अमन को देखकर उसके पास आकर बोली। नहीं ज़ारा, अभी नहीं, अभी मुझे सूफी को शॉपिंग के लिए ले जाना है, उसे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। अमन ने बहाना बनाया क्योंकि वो हॉस्पिटल का नहीं बता सकता था।
मैं भी साथ चलती हूँ, वरना मुझे अपनी ड्रेस की मैचिंग ईयरिंग्स लेनी है। दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे ज़ारा प्लीज़। बाद में कहा ना मैंने। अमन ने इसकी बात काट कर कहा और सूफी को चलने का इशारा करके खुद गाड़ी पर बैठ गया। ज़ारा बोल पलकों से उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। उसने एक बार फिर सूफी की वजह से उसे नज़रअंदाज किया था, बल्कि जिस तरह इससे बात की थी वो ज़ारा को बहुत बुरा लगा था। तुम्हें ज़ारा से ऐसे इनकार नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरा लगा होगा उसे। रास्ते में सूफी ने अमन को एहसास दिलाया अगर ऐसे नहीं कहता तो वो साथ आने की जिद करती, जो मैं नहीं मान सकता था। बाई चाह जानता हूँ नाराज होगी मुझसे, लेकिन मैं मना लूंगा उसे। उसने साफ जवाब दिया। हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सच्चाई किसी पर जाहिर नहीं होने दे सकते, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। सूफी ने इस पर एक बार फिर तंज का तीर चलाया। अमन लब भींचे चुप रहा। उस वक्त वो उसे कुछ भी कहकर बात बढ़ाना नहीं चाहता था। नाम बताई मैं। हॉस्पिटल पहुंचे तो नर्स ने रजिस्टर में लिखते हुए इससे पूछा सोफिया सादिक। और आपके शौहर का नाम? उसने दोबारा पूछा तो सूफी ने अमन की जानिब देखा। मेरे कोई शौहर नहीं है, उसने अमन की जानिब देखकर कहा और जाकर सोफे पर बैठ गई। आप सिर्फ सोफिया सादिक लिख लीजिए। नर्स हैरान होकर उसे देख रही थी। अमन के कहने पर सर झटक कर लिखने लगी। अमन आकर सूफी के साथ ही बैठ गया। मुझे तुम्हारी इस नफरत का यकीन नहीं होता सूफी, अमन ने संजीदगी से सामने दीवार पर नजरें जमाए कहा। इस नफरत का? ये जो तुम देख रहे थे इससे कहीं ज्यादा मेरे अंदर है। इसका यकीन कैसे करोगे फिर? वो उसकी जानिब देखकर बोली। क्या ये नफरत कम नहीं हो सकती? अमन ने उसे पुरुम्मीद नजरों से देखा। जैसे मेरी जिंदगी रिवर्स नहीं हो सकती, वैसे ये नफरत कम नहीं हो सकती, सिर्फ बढ़ सकती है, वो संजीदगी से बोली। अमन खामोश हो गया। ज़ारा बोझल कदमों से अंदर आई। क्या हुआ ज़ारा? नसीम ने उसके चेहरे से अंदाजा लगा लिया। वो उदास है। खुश नहीं बड़ी अम्मी, सर दर्द हो रहा है। उसने उनके सवालों से बचने के लिए बहाना बनाया। इतनी रोनी सूरत बनाई हुई है। किसी ने कुछ कहा? टिम किया? अब के फरा ने पूछा। मुझे कोई क्यों कुछ भी कहेगा अम्मी, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, ठीक हो जाओगी, उसने बोझल लहजे में कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने अपना बैग बेड पर फेंका और खुद भी बेड पर गिरकर बेआवाज रोने लगी। क्या समझता है वो खुद को? मैं इसके बिना कुछ कर नहीं सकती। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसकी। मेरी शादी हो जाएगी ना तो याद भी नहीं करोगी कभी उसे। जहनुम में चाहे अपनी दोस्त को लेकर जानवर कहीं का, वो रोते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। उसे पुरअमन जो ऐसा आ रहा था, उसे निकालने की कोशिश कर रही थी ज़ारा। सूफी कमरे में आई तो ज़ारा अपनी बुक्स उठाकर बाहर जाने लगी। तब सूफी ने उसे आवाज़ देकर रोका। सॉरी। ज़ारा के देखने पर वो बोली। क्यों सॉरी कह रही है आप? ज़ारा ने हैरान होते हुए कहा। शाम को तुम्हें बुरा लगा इसलिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ज़ारा ने बेनियाजी से कहा और दोबारा पलट कर जाने लगी। हम शॉपिंग के लिए नहीं गए थे ज़ारा, हम हॉस्पिटल गए थे, सूफी ने दोबारा कहा। तो ज़ारा ने हैरान होकर उसे देखा। तब तो अमन ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो वो बेयकीनी और हैरानी से बोली। मैंने मना किया था, देखिए किसी को बताने से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ताकि कोई परेशान हो, सूफी ने इल्ज़ाम खुद पर लेते हुए कहा। उसकी वजह से ज़ारा परेशान थी, ये उसे अच्छा नहीं लगा। तुम अमन से नाराज़ मत होना, उनकी कोई गलती नहीं है। ज़ारा को सोच में गुम देखकर वो दोबारा बोली। ये मेरे और इसके दरमियान का मसला है, मैं खुद संभाल लूंगी, आप परेशान ना हो। आप सो जाए, मैं बाहर जाकर पढ़ लूंगी, ज़ारा ने लापरवाही से कहा और बाहर आ गई। लॉन में रोशनी काफ़ी कम थी। वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्यान कहीं और भटका हुआ था। इतनी इम्पोर्टेंस रखती है वो कि इसके कहने पर मुझसे झूठ बोला। बार बार उसके जहन में यही बात गर्दिश कर रही थी। अरे वाह क्या बात है, आज आलसी लड़की पढ़ाई कर रही है। अमन की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। वो मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। ज़ारा ने उठकर जाना चाहा तो अमन ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कहाँ जा रही हो ज़ारा? वो संजीदगी से बोला। सोने। थोड़ी देर बाद चली जाना प्लीज़, अमन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा ताकि उसे मना सके। मुझे नींद आ रही है। ज़ारा ने हाथ छुड़ाकर बिना उसकी जानिब देखे कहा। सुनिए तो, रुकिए तो क्यों है? खफा कहिए तो। वो अंदर जाने लगी तो अमन एकदम से सामने आकर शरारती अंदाज में गाने लगा। वो साइड से जाने लगी तब तो फिर सामने आ गया। इस तरह हर तरह से इसका रास्ता रुकता रहा। ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना? ताहू माना सुनिए। दीवाने की अमन ने आखिर में दोनों कान पकड़ लिए। अमन मैंने कहा ना मुझे जाना है, ज़ारा ने गुस्से से कहा। वो और साइड से होकर निकल गई। अमन उसे हैरत से देखता रहा, क्योंकि वो इतनी नाराज शायद आज तक नहीं हुई थी। आज वो सुबह 7 बजे से मुसलसल काम में मसरूफ था। सुबह का खाना तो मीस कर चुका था, लेकिन अब बहुत भूख महसूस हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करके बाहर निकला। बाइक स्टार्ट करने ही लगा था जब उसका मोबाइल बजने लगा। जी चाची, उसने फरहा का नाम देखकर फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। अमन, ज़ारा ज़ारम के साथ बाहर गई थी, 9 बज गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई ना, फ़ोन लग रहा है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, फरहा ने परेशान सी आवाज़ में कहा। कहाँ गई है ज़ारम के साथ?
امن نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے تو وہ ہر بات اسے بتاتی تھی، لیکن فی الحال وہ اس سے ناراض تھی، اس لیے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو مجھے نہیں پتا بیٹا، اس زارا کا برتھ ڈے ہے، زارم نے کہا کہ اس کے دوستوں نے مل کر تیاری کی ہے برتھ ڈے کی۔ میں نے منع کیا، لیکن اس نے اتنی دفعہ کہا تو میں زیادہ انکار نہیں کر پائی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے، اس لیے زارا کو جانے دیا۔ میں نے کہا یہ بھی کہ امن کے ساتھ واپس آ جانا۔ زارا نے انکار کر دیا کہ زارم کے ساتھ ہی آ جائے گی، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تمہارے چاچو جب سے آئی ہے 3 بار پوچھ چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اگر تمہارے پاس زارم کا نمبر ہے تو ہی اس سے بات کرو۔ فرح اس سے بہت پریشان لگی کہ وہ اپنی مصروفیت میں زارا کا برتھ ڈے بھی بھول چکا تھا، جس سے زارا کی ناراضگی بڑھ گئی ہوگی۔ یہ اسے یقین تھا۔ ڈونٹ وری چاچی، میں زارا کو لے کر آتا ہوں، آپ پریشان مت ہوئی، امن نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دی۔ زارم کا نمبر ملایا تو رنگ جاری تھی، لیکن دوسری جانب سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ گاڑی چلا کر کچھ دوری پر ہی پہنچا تھا۔ جب اس کا موبائل دوبارہ بجا، وہ رک کر کال اٹھانے لگا کیونکہ اسے لگا شاید چاچی کا ہی فون ہو، لیکن صوفی کا نمبر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ امن، ہاں بولو۔ صوفی، ابھی آنٹی کو سنا تم سے بات کرتے ہوئے، زارا نے مجھے بتایا تو نہیں، لیکن میں نے اسے شزا سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو وہ اسے کہہ رہی تھی زارم کے فارم ہاؤس پر پارٹی ہے، وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی، اس لیے شزا بھی ساتھ چلے، لیکن شزا نے شاید انکار کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ صوفی، میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ میں نے آنٹی کی ہیلپ کرنے کے لیے بتایا تمہیں۔ زارم اور اس کے چند دوستوں نے مل کر اس کے فارم ہاؤس کو ڈیکوریٹ کر کے شاندار طریقے سے برتھ ڈے کی تیاری کی تھی، جس میں زارا کی کالج فرینڈز بھی شامل تھیں۔ زارا کو سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اسے ہچکچاہٹ بھی ہو رہی تھی۔ وہ گھر سے اتنی دور آئی تھی اور کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس کی کلاس میٹس بھی جانے کے لیے نکل گئی۔ زارم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، تو جب وہ بہت ہمت کر کے آئی، زارم اسے دیکھ کر اس کے پاس آ گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے، لیکن پہلے گیسٹ کو تو جانے دو، ان کے پہلے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ زارم نے دھیرے سے کہا۔ زارا کی سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ ٹھیک ہے بھائی چل ہم بھی نکلتے ہیں پھر۔ اس کے دوستوں نے شاید اندازہ لگا لیا تھا، تبھی وہاں آ کر بولے۔ زارا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اوکے۔ زارم باری باری سب سے ملا، اب چلیں۔ ان کے جاتے ہی زارا نے فوراً کہا تو زارم ہنس دیا، چلیں گے، لیکن پہلے اسپیشل سیلیبریشن تو بنتی ہے، نہ صرف میں اور تم۔ زارم نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، جو اسے بالکل اچھا نہیں لگا مجھے۔ زارا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے پہلے ہی زارم نے سامنے کاؤنٹر پر رکھی بوتل اٹھائی اور اسے کھولتے ہوئے گانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس نے 2 گلاسوں میں ڈرنک نکالی، چیئرس۔ اس نے گلاس آپس میں ٹکرا کر ایک گلاس زارا کی جانب بڑھایا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ایسا کہہ کر انسلٹ تو مت کرو، یہ وائن ہے، آج تمہارا برتھ ڈے ہے، کہ تھوڑی سی تو پینا پڑے گی نا، اس نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ کہہ کر پہلے اپنا گلاس خالی کیا، پھر زارا کے منہ سے گلاس لگایا۔ نہیں زارم، مجھے نفرت ہے، نشے سے اسے دور رکھیے مجھ سے۔ زارا نے اس کا ہاتھ زور سے پیچھے کیا۔ اچھا مت پیو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ زارم نے وہ گلاس بھی خود ہی پی کر ہار مانتے ہوئے کہا۔ گلاس نیچے رکھ کر اس نے زارا کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے بازوؤں کو تھام کر اس کی گردن پر جھکنا چاہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زارا نے اس کے ہاتھ جھٹک کر دور ہوتے ہوئے کہا، آج تمہارا برتھ ڈے ہے نا زارا، تو میں تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ زارم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پر رکھتے ہوئے کہا، چھوڑیے مجھے۔ زارا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور جانا چاہا، لیکن زارم سامنے آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، مجھے انکار کر رہی ہو؟ مجھے حق ہے تمہیں چھونے کا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں یہ غلط ہے۔ زارم وہ اب کے نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، کچھ غلط نہیں ہے میری جان، ہماری شادی ہونے والی، سمجھا کرو۔ زارم کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ زارا نے اس کے زور کا دھکا دیا جس سے وہ کافی دور ہو گیا۔ شادی ہونے والی ہے؟ ہوئی نہیں ہے، آپ دور رہیے مجھ سے، زارا نے غصے سے کہا۔ زارم نے اسے غصے سے دیکھا اور پاس آ کر اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس سے الگ کر دیا اور اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ زارا نے اسے زوردار تھپڑ مار کر جلدی سے خود کو بچاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی تو تمہاری اتنی ہمت، اب دیکھو کیا کرتا ہوں میں۔ وہ اس کا دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹ کر خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زارا نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ اس وقت اسے زارم کی جگہ کوئی وحشی جانور دکھائی دیا جس سے اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، زارم آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جانے دیجیے۔ وہ روتے ہوئے پیچھے قدم کرتی رہی۔ زارم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے بہت مشکل سے پورا زور لگا کر زارم کو پیچھے دھکیلا اور خود کو آزاد کیا۔ وہ زارم کو خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے باہری دروازے کی جانب دوڑی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ اسے ایک امید ملی کہ وہ وہاں سے نکل سکتی ہے۔
लेकिन ज़ारम उसके इतने करीब आ गया था कि वो मजीद घबरा गई। पीछे देखते हुए भागने में उसे महसूस ही नहीं हुआ और बाहर निकलते ही वो सामने पिल्लर से बुरी तरह टकराई, जिससे उसके हवास गुम हो गए और वो सर पकड़कर गिरने लगी। मगर उसके गिरने से पहले ही उसे किसी ने सहारा देकर संभाल लिया, जो अमन था। अमन को अपनी आंखों के सामने देखकर ज़ारा को जैसे जिंदगी मिल गई। वो इससे बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रो दी। जबकि अमन को देखकर ज़ारम काफी गड़बड़ा गया। अमन गुस्से और लानत भरी नजरों से ज़ारम को देख रहा था। अमन ने ज़ारा को खुद से अलग किया और ज़ारम की जानिब बढ़ा और इसकी शर्ट की कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। आज तूने अपनी औकात दिखा ही दी, मुझे गलत साबित कर ही दिया तूने। मुझे लगा था तो अपने बाप जैसा नहीं होगा तो शैतान की औलाद होकर भी इंसान होगा, इसलिए तुझे ये मौका दिया था सिर्फ ज़ारा की खातिर, और तूने इसी के साथ। अमन ने इसके मुंह पर जोरदार मुक्का रसीद किया। वो पीछे दीवार से जा लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ज़ारा के साथ जबरदस्ती करने की? याद रखना, जब तक मैं हूँ ना इसे खराश भी नहीं आने दूंगा। ज़ारम को जैसे चुप लग गई थी। वो कुछ नहीं बोला, बस एक नज़र ज़ारा पर डाली, जो नफरत और खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। आज के बाद ज़ारा के आसपास भी नजर आया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली दिखाकर बोला और ज़ारा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। काफी दूर तक वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसे ज़ारम के साथ कहीं ना कहीं खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, जो उसे ज़ारम को समझने में भूल हो गई। उसने फरह को फ़ोन करके बता दिया था कि वो ज़ारा को लेकर आ रहा है, लेकिन सारी बात नहीं बताई थी। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त अचानक उन्हें पता चले और वो परेशान हो। वो सही वक्त और सही तरीके से उन्हें बताना चाहता था। रो क्यों रही ज़ारा की सिसकियों को महसूस करके वो धीरे से बोला, लेकिन ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रोने में इजाफी हो गया। क्यों रो रही हो? अमन ने दोबारा पूछा, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं। तो अमन ने गाड़ी रोक दी। उसके रोकते ही ज़ारा गाड़ी से उतरकर खड़ी हुई और दूसरी जानिब चेहरा करके रोने लगी। अरे रो क्यों रही हो? बोलोगी कुछ? अमन ने कुछ सख्ती से कहा। तो ज़ारा ने रुख उसकी जानिब किया। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम पूछ रहे हो रो क्यों रही हूँ? कि कुछ हो जाता अगर मेरे साथ। तो वो गुस्से से बोली, ठीक है, लेकिन अब तो सब ठीक है ना, और अच्छा ही हुआ ना जो आज ये सब हो गया। वो आज पर जोर देते हुए बोला, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? ज़ारा ने हैरत से पूछा, मेरा मतलब है कि अच्छा हुआ ना जो पहले ही ये सब पता चल गया कि वो कैसा है। कि बाद में पता चलता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती ना। अमन ने उसे अपनी बात का मतलब समझाया। सब तुम्हारी वजह से हुआ वाहट, इसमें मेरा क्या कसूर है? कि खुद पर इल्जाम लगने पर अमन ने हैरत से पूछा, है तुम्हारा कसूर? बस ज़ारा को जैसे बस इससे झगड़ना था। हाँ, मैंने कहा था ना ज़ारम के साथ पार्टी करने अकेली, इतनी दूर आ जाओ। अमन ने इसकी गलती याद दिलाई। तुम कैसे कहोगे? तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी करने से फुर्सत मिले तो ना तुम किसी पर ध्यान दोगे। ज़ारा ने सूफी का नाम लिए बिना अपनी नाराजगी जताई। खुद मुंह फुलाकर बैठी हो, 2 दिन से क्या हो जाता अगर बता देती जाने पहले, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। अमन ने कहा तो ज़ारा ने उसे घूर कर देखा और रुख मोड़ लिया। चंद पल यूं ही खामोशी से खड़ी, फिर अचानक कुछ ध्यान आने पर सर पर जोर से हाथ मारा। क्या हुआ? अब सर क्यों पीट रही हूँ? अमन हैरत से बोला, तुम्हारी वजह से। ये भी मेरी वजह से? अमन ने तासुफ से कहा। हाँ, ही ले आई मुझे मेरा दुपट्टा तो लिया ही नहीं। अब क्या ऐसे घर जाऊंगी मैं? दुपट्टा तुम्हारा है या मेरा? अब तुम्हारे दुपट्टे का भी मैं ख्याल रखो, अमन ने कहा। तो एक बार फिर चुप होकर रुख मोड़ गई ज़ारा। अमन ने इसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ। राय डफली, तुम अपने आप को नॉर्मल करने के लिए ये गुस्सा कर रही हो। जो तकलीफ तुम्हें अंदर हो रही है उसे नज़रअंदाज करने के लिए। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ो और पूरे 10 बार सॉरी बोलो, ज़ारा ने अपने आंसू निगलते हुए कहा। 10 बार क्यों? अमन ने हैरत से पूछा। पहला, मुझसे सूफी के सामने रूडली बात करने के लिए। दूसरा, मुझसे झूठ बोलने के लिए। तीसरा, उसके कहने पर मुझसे बात छिपाने के लिए। चौथा, मुझे मनाने की कोशिश ना करने के लिए, लेकिन मैंने तो कोशिश की थी। तो तुम ही नहीं मानी। अमन उसकी बात काट कर बोला, शट, अब वो कोई कोशिश नहीं थी। ज़ारा ने उंगली दिखाकर कहा, चलो ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, अब ठीक है, या और कुछ बाकी है? अमन ने दोनों कान पकड़कर कहा, और मेरा बर्थडे आज बर्थडे था जो तुम भूल गए, लेकिन इसके लिए सॉरी काफी नहीं है। इसके लिए तो सजा मिलेगी तुम्हें, उतना जुल्म। अमन ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। हाँ, ज़ारा ने कहा, मजूर है। अमन ने सीने पर हाथ रखकर कहा और इसके चेहरे पर गिरते आंसू को 2 उंगलियों से साफ किया। 15 दिन बाद मेरी शादी है और ये सब हो गया, अब क्या होगा? अमन, मैं सबको कैसे बताऊंगी? वो मजीद रो पड़ी। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त खामोश ही रहो, रात को सब परेशान हो जाएंगे, कल मैं खुद बात करूंगा और सबको बताऊंगा, ठीक है? अमन ने समझाते हुए कहा। रोना बंद करो ज़ारा। तो वो रोती रही तो अमन ने दोबारा कहा। वो अमन के लग गई।
اور زیادہ رونے لگی۔ تو میں کیا کروں امن، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آج میری برتھ ڈے پر مجھے کیسا تحفہ دیا ہے۔ زندگی نہ ایسا نہیں کہتے زارا، کسی بھی برائی میں کوئی اچھائی چھپی ہوتی ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ تمہیں یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ تم ٹھیک ہو، اللہ نے مجھے صحیح وقت پر بھیج کر اس کے ارادوں کو ناکام کر دیا تھا۔ آگے بھی جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا، امن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سر اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ گھر چلے امن کے کہنے پر وہ پیچھے ہو گئی تو امن گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زارا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بیٹا کالج نہیں جانا کیا؟ چلو آ جاؤ، جلدی سے ناشتہ کر لو۔ زارا روم سے باہر آئی تو شزا بھی وہاں موجود تھی۔ نسیم نے اسے دیکھ کر کہا، پر ابھی ناشتہ لگا رہی تھی۔ آج کالج جانے کو دل نہیں کر رہا بڑی امی، زارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ امن اسے دیکھتے ہوئے نیچے اترنے لگا، وہ زارا کی آواز میں ہی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ کیوں؟ نسیم نے حیرت سے کہا۔ وہ بھی انہیں کچھ بجھی سی لگی۔ بس یوں ہی ایک نت بے نیازی سے جواب دیا، کیا ہونے، ابھی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، تب تو کالج جا نہیں پاؤ گی، کم سے کم تب تک تو ناغہ مت کرو، پڑھائی کا نقصان ہوگا، فرح نے مصروف سے انداز میں کہا۔ زارا انہیں دیکھنے لگی۔ ابھی تو انہیں علم ہی نہیں تھا کہ اب شادی تو ہونی ہی نہیں ہے۔ گلیں زارا، تمہیں کالج جانا چاہے چلو، میں چھوڑ دوں۔ امن نے اسے سوچوں سے باہر نکال کر مخاطب کیا، نہیں ٹھیک ہے، میں شزا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ زارا نے اسے انکار کیا۔ آر یو شور؟ امن کے پکشنے پر زارا نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، امن نے کہا تو وہ تیار ہونے کی غرض سے روم میں آ گئی۔ شزا بھی اس کے ساتھ چل دی۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کر لو، امن کو باہر نکلنے کی تیاری میں دیکھ کر نسیم نے کہا۔ نہیں امی، مجھے کچھ کام ہے، تو باہر ہی ناشتہ کر لوں گا، امن نے سرسری سا جواب دیا۔ عدنان کو فون کیا؟ تم نے؟ نائم نے یاد آنے پر جلدی سے پوچھا۔ جی کیا ہے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، امن کو شادی کا ذکر نہیں کرنا تھا، اس لیے وہ جلدی سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس کے پاس انہیں سب بتانے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی نہیں ہو سکتا مطلب گھر کی شادی میں بھی ایک دن پہلے ہوگا کیا؟ نسیم نے اسے میں کہا۔ جانے دیجیے نا بھابھی، اس کی بھی پڑھائی ہے، امتحان آنے والے ہیں، اس لیے دیر سے آ رہا ہوگا، فرح نے اس کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ واپس آ کر بات کرتا ہوں، خدا حافظ، امن نے کہا اور باہر نکل گیا۔ زارا اور شزا کلاس کے باہر نکل کر گراؤنڈ میں ہی پہنچی تھی جب زارم کی آواز پر زارا نے پلٹ کر دیکھا، اور زارم کو دیکھ کر وہ غصے سے پلٹ کر جلدی جلدی قدم بڑھا کر باہر جانے لگی، اور شزا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ زارا میری بات تو سنو، زارم اس کے سامنے آ کر بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، زارا نے کہہ کر ایک سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن زارم اڑا رہا۔ پلیز زارا، کہ بس ایک بار بات کر لو مجھ سے، وہ ریکویسٹ کرتے ہوئی بولا۔ سب دیکھ رہے ہیں، آپ جائے یہاں سے۔ زارا نے جب اطراف میں نظر ڈالی اور سب کو اپنی ہی جانب متوجہ دیکھ کر بولی، نہیں، جب تک تم کی بات نہیں سن لیتی میں کہیں نہیں جاؤں گا، زارم ڈھٹائی سے بولا۔ زارا نے اسے دیکھا اور سائڈ سے نکل کر آگے بڑھی، لیکن زارم نے جلدی لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، زارا نے غصے سے کہا۔ کہ زارم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو، بتائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی صفائی میں؟ زارا نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ کم سے کم وہ اس تماشے کو نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ زارم کر رہا تھا۔ میں کوئی صفائی نہیں دینا چاہتا زارا، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ صفائی تو تب دیتا نا جب میری غلطی نہ ہوتی، مگر میری غلطی تھی جس کا مجھے احساس ہے، اور بہت شرمندگی بھی ہے، لعنت ہے تو مجھ پر جو میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، مجھے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے خود کو سزا دینے کی، لیکن یہ بہت کم ہے میرے لیے۔ زارم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ زن پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ زارا نے پریشان ہو کر کہا۔ انہیں ہاتھوں سے تمہیں چھوا تھا نا، میں نے اس لیے انہیں سزا دی ہے، مجھے معاف کر دو زارا، میں نشے میں بہک گیا تھا، مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کر رہا ہوں، کہ جس لڑکی سے میں اتنی محبت کرتا ہوں اسے ہی اتنی تکلیف پہنچائی میں نے، مجھے معاف کر دو زارا، اگر آج تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے لہجے سے زارا نے بہت شرمندگی محسوس کی، وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ جب ہی اس کی نظر سامنے زارم کے پیچھے کافی دوری پر کھڑے امن پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا، زارم نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن اس کے پہلے ہی امن زارا کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ چلو، امن نے اسے چلنے کا کہہ ساتھ لی آگے بڑھا۔ رک جاؤ زارا، پلیز میری بات سنو، اگر تم نے ایک لمحے کے لیے بھی میری محبت کا یقین کیا ہے تو آج اس طرح مت جانا۔ زارم دوبارہ سامنے آ گیا، وہ کسی بھی طرح زارا کو منانا چاہتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو، میں نے کہا تھا زارا سے دور رہنا، امن نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا۔ سارے اسٹوڈنٹ وہاں اس پاس جمع ہو چکے تھے۔ امن، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ زارم نے امن کو کچھ کہنا چاہا، اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ صحیح،
अगर जानबूझकर करते तो सजा सभी मिलती तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया कि तुम नशे में थे। लेकिन अब ज़ारा से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अमन अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला, क्या वाकई ज़ारा, ये जानने के बावजूद कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा गुनाहगार हो गया? और क्या इतना बड़ा है मेरा गुनाह जिसकी माफ़ी भी नहीं है तुम्हारे पास? और अगर वाकई ऐसा है तो मुझे जान से मार दो सज़ा, मगर तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ज़ारम ने दोबारा ज़ारा को मुखातिब किया। उसका ज़ब्त अनुसा की शक्ल में बाहर उचक्का था। बंद करो अपने ड्रामे, चलो ज़ारा, अमन ने गुस्से से कहा। लेकिन ज़ारा आगे नहीं बढ़ी। क्या एक मौका नहीं दोगी मुझे इस मोहब्बत की खातिर जो मैंने तुमसे की थी? प्लीज़, ज़ारम ने पुरुम्मीद नज़रों से ज़ारा की आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा। ज़ारा उसे गौर देखता हुए उसकी आंखों में नजर आती सच्चाई को समझने की कोशिश करने लगी। चंद ही दिन बाकी थे उनकी शादी में और कल से वो इस बात को लेकर परेशान थी कि शादी टूटने का उसकी और जिंदगी पर क्या असर होगा, घर वालों को कितना दुख होगा। और अब एक मौका मिला था उसे जब सब कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो रहा था, मगर उसका दिल क्या चाहता है वो समझ नहीं पा रही थी। ज़ारा, तुम उसकी बातों में मत आओ, ये सब नाटक कर रहा है। अमन ने ज़ारा को सोच में गुम देखकर कहा। तो खुदा भी बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। अमन, हम तो इंसान हैं, क्या ये भूल माफ नहीं कर सकते? ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा। अमन उसे बेयकीनी से देखने लगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये माफी नहीं मांग रहा, खेल खेल रहा है। तुम्हें पाने के लिए इंसान के अमल से इसकी फितरत का पता चलता है, और फितरत कभी नहीं बदलती ज़ारा, ये कभी नहीं बदलेगा। चलो यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अमन ने दांत पीस कर आखिरी जुमला कहा। मैं उन्हें माफ करना चाहती हूँ अमन, ज़ारा ने अमन को देखते हुए कहा। शट अप ज़ारा, चलो मेरे साथ। वो ज़ारा की बेवकूफ़ी पर उसे डांट कर चुप करवाता हुआ खींच कर ले जाने लगा। अमन, ज़ारा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर अमन को देखा। तुम क्यों जिद कर रहे हो? देख नहीं रहे वो माफ़ी मांग रहे हैं? तक है, उन्हें पछतावा है, उन्होंने खुद को जख्म तक दे दिया। ज़ारा ज़ारम की जानिब की इशारा करके बोली। मुझे कुछ नहीं देखना। अमन ज़ारा को देखकर बोला। उसकी आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी और अब से ज्यादा उसे ज़ारा हर गुस्सा आ रहा था। मगर मुझे देखना है, मैं उन्हें एक मौका दूंगी। ज़ारा उसकी जिद पर मजीद सख्त होकर बोली। उसे मौका दोगी? तुम भूल गई ज़ारा, उसने तुम्हें नापाक करने की कोशिश की, उसने वो उसे याद दिलाते हुए बोला। लेकिन वो सरेआम ऐसी बात ज़ारा के साथ करते हुए बहुत खराब महसूस कर रहा था। बेजारी से हाथ झटक कर आंखें बंद कर लीं। कैसे समझाओ तुम्हें, ये अच्छा इंसान नहीं है ज़ारा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, बहुत गिरा हुआ है। वो दोबारा उसे देखकर समझाते हुए बोला। बस अमन, बस करो प्लीज। इसके पहले कि वो ज़ारम के लिए मजीद अल्फाजों का इस्तेमाल करता जिनसे बात बिगड़े, ज़ारा ने उसे रोका और दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रोने लगी। नयम है, मैं तुम्हें उसकी बातों में नहीं आने दूंगा, वो ज़ारा की जानिब देखकर बोला और ज़ारम की जानिब रुख किया। कान खोल कर सुन ले, चाहे जो करना है कर ले, मगर अब ज़ारा की शादी तुझसे नहीं होगी। वो ज़ारम को दांत पीस कर बोला। ज़ारा ने चेहरे से हाथ हटाई। मैं ज़ारम से शादी करूंगी अमन। वो अमन का रुख अपनी जानिब मोड़कर बोली। तुम ऐसा नहीं करोगी? मैं नहीं करने दूंगा, वो दांत पीस कर गुस्से से बोला। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये मेरी जिंदगी है, तो मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, ज़ारा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। अपनी जद में उसे ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि इसकी बात अमन को किस कदर तकलीफ में डाल गई। वो बेयकीनी से उसे देखना लगा। उसकी नजरों में खफगी देखकर ज़ारा को अपने लफ्जों की संजीदगी का एहसास हुआ। यू आर राइट, मैं होता कौन हूँ? वो नीचे देखकर बोला, फिर ज़ारा की जानिब देखा। सॉरी, मैं भूल गया था कि ये तुम्हारी जिंदगी है, सो सॉरी। मैं होता कौन हूँ? कुछ कहने वाला आई। आई एम सॉरी ज़ारा, बहुत बड़ी गलती हो गई। अमन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लेकिन इसकी इस मुस्कुराहट में मौजूद दर्द को सिर्फ ज़ारा ने महसूस किया। अमन चंद कदम पीछे चलकर पलट गया। अमन, ज़ारा इसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। अमन, रुक जाओ प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था, उसने अमन का बाजू पकड़कर कहा। गेट लास्ट। अमन ने इसके हाथ को जोर से झटक दिया और लड़खड़ा कर दूर गिरते गिरते बची। ज़ारम फौरन उसके पास आया। ज़ारा, तुम ठीक तो हो ना? ज़ारम ने फिक्र से पूछा, लेकिन ज़ारा ने जैसे सुना ही नहीं। उसका सारा ध्यान दूर नजरों से ओझल होते अमन पर था। अभी वो गुस्से में है, इसलिए ऐसे बात कर रहा है, लेकिन देखना बहुत जल्द वो जान जाऊंगा कि इसकी सोच गलत है। ज़ारम ने उसे मुसलसल इसी जानिब गूम देखकर मुखातिब किया। ज़ारा ने इसकी जान देखा और दोबारा उसी तरफ देखने लगी। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया, ज़ारा ने बिना उसकी जानिब देखकर कहा और बाहर निकल गई। अमन कॉलेज से सीधे घर आया और सोफे पर ढह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ारा ने उसे इतनी दिल दुखाने वाली बात कही। अमन, सूफी की आवाज़ पर अमन ने सर उठाकर देखा। चाची और अम्मी घर पर नहीं है, ज़ारा की ज्वेलरी खरीदने गई है।
मुझे कहा था तुम आओ तो बताने के लिए। सूफी ने उसे इत्तला दी तो उसने सर को जंबिश देकर खामोश ही रहा। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? सूफी को वो कुछ परेशान लगा, इसलिए बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम आराम करो। वो बिना उसे देखे बोला। सूफी खामोशी से आकर कुर्सी पर बैठ गई। तुम होते कौन हो? जारा के कहे लफ्ज उसके जहन में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। क्या हुआ? तुम काफी परेशान लग रहे हो। जारा इसको कैसे समझाओ, पागल हो गई है वो। अमन गुस्से और परेशानी से बोला और उसे कल रात से लेकर आज कॉलेज में होने वाली सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सूफी खुद परेशान हो गई। मैं जारा से बात करूं? सूफी ने सोचते हुए कहा। नहीं, मैं जानता हूँ वो नहीं मानेगी, ख्वाह मख्वाह तुम्हें दुश्मन बना लेगी। अमन जानता था कि वो पहले ही सूफी को पसंद नहीं करती, इसलिए नहीं चाहता था कि इन दोनों के ताल्लुकात मजीद खराब हो, और ये बात सूफी भी बिना कहे समझ गई थी। जारा कॉलेज से वापस आई, लेकिन इसके पहले कि वो अमन तक आती, अमन फौरन उठकर बाहर निकल गया। अमन रुक जाओ। जारा ने उसे रोकने के लिए आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुका तो जारा रोती हुई अपने कमरे में चले आई। ये सूफी बाहर लॉन में टहल रही थी। जारा परेशान थी और वो नहीं चाहता कि इसकी मौजूदगी से जारा को कोई तकलीफ हो, इसलिए बाहर ही टहलने के बहाने से रुक गई। अमन घर आया तो उसे बाहर देखकर गाड़ी पार्क कर उसके पास आ गया। तुम इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़ी हो? क्या सर्दी गर्मी ये सब तकलीफ नहीं देते, या शायद इससे भी ज्यादा सहने की आदत हो गई है, इसलिए उनकी तकलीफ महसूस नहीं होती? सूफी ने गहरी सांस लेकर सामने देखते हुए कहा। अमन ने कोई जवाब दिया। वो उसके हर बात पर उल्टे जवाब देने से बेहद बेजार था, मगर वो खुद को चुप रखना ही सही समझता था। मगर एक बात है, अपनों की तकलीफ बहुत आसानी से महसूस हो जाती है। मैं जितना भी बताओ शायद तुम कभी समझ ना पाओ, और आज जब जारा तकलीफ में है तुम्हारा रंग ही बदल गया। सही कहते हैं तो दुनिया मुकाफात अमल। वो तंजिया हंसते होते बोली। जारा की बात बीच में मत लाओ सूफी, तुम्हारा गुस्सा मुझ तक ही कायम रखो, जारा को मत घसीटो इसमें। अमन ने इसकी बात का मतलब समझकर उसे दबे गुस्से में कहा। तो सूफी ने चेहरा उसकी तरफ करके उसे देखा तो अमन ने नजरें दूसरी जानिब कर ली। तुम जारा से मोहब्बत करते हो? सूफी ने संजीदगी से पूछा। फजूल की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, अमन ने गुस्से से कहा। मगर जारा तुमसे मोहब्बत करती। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों फजूल बकवास करके दिमाग खराब कर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना ही है ना तो किसी और तरीके से लूं। जारा को बीच में मत लाओ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। इसकी बात खत्म होने से पहले ही अमन ने गुस्से से कहा और अंदर चला गया। अमन तुम कहाँ थे? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा रूम में। उसने जारा को देखा। उसकी बात सुनकर भी अनसुनी करता वो अंदर आया। अमन मुझसे बात करो ना प्लीज। इसके इग्नोर करने पर वो दोबारा बोली। अपना होपरी जैकेट निकाल कर बेड पर फेंका और वार्डरोब से कपड़े निकालने के लिए डोर खोलने लगा, लेकिन जारा ने डोर के लॉक पर हाथ रख दिया। छोड़ो। अमन बिना उसकी जानिब देखे बोला। तो पहले मुझसे बात करो, फिर कौन सी बात? अब वो जारा को संजीदगी से देखने लगा। आई एम सॉरी अमन, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैंने गलती से वो सब बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, मगर जारम को लेकर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। वो उंगलियों को आपस में मीस करते हुए बोली। यू नो व्हाट जारा, तुम जहन्नुम जाओ। आई डोंट केयर, वो संजीदगी से बोला और इसका हाथ हटाकर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। मेरी जगह होते तो शायद मुझे समझ पाते तुम। जारा बोझल पलकों से उसे देखते हुए बोली। थैंक गॉड कि तुम्हारी जगह नहीं हूँ, वरना तुम्हारी ही तरह बेवकूफ होता जिसे सही गलत तक की समझ नहीं है। वो डोर वापस बंद करके वापस रूम में आया। सही गलत के अलावा भी काफी कुछ है समझने के लिए। तो कुछ दिन में मेरी शादी है। तुमने सोचा है इस शादी के टूट जाने का क्या असर होता मेरी जिंदगी पर, अम्मी अब्बू पर? जब बात उसकी वजह की आती तो किस किस को अपनी पाकीज़गी का सबूत देती मैं। लोग तो मुझे ही कसूरवार समझते ना, मेरे ऊपर ही उंगलियां उठाते। कौन यकीन करता मुझ पर? वो रोते हुए बोली। मैं यकीन करता हूँ तुम पर। नीज़े है, मैं किसी को उंगली उठाने नहीं देता। इल्जाम लगाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लाख जारम ले आता मैं जो इससे लाख गुना अच्छे होते। वो उसे देख कर बोला। मगर उनसे मोहब्बत तो नहीं होती ना? जारा ने नजरें चुरा कर कहा। मोहब्बत? कोई मोहब्बत नहीं है ने तुम्हें उसे, वो मोहब्बत के लायक नहीं है। वो तुम्हारे लायक नहीं है जारा। मत भूलो जो एक बार ऐसा कर सकता है वो आगे भी ऐसा कर सकता है। तुम्हारे साथ नहीं तो किसी और के साथ। अगर उसकी सोच ऐसी है तो वो कभी नहीं बदल सकता। जारा तुम समझने की कोशिश करो, तब बहुत बेबस हो जाओगी तुम। कोई वापसी का रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास। क्यों दाव पर लगाओ रही खुद को? अमन ने बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया और बोला। एक बार ये मौका देना चाहती हूँ जारम को भी और किस्मत को भी। बस आखिरी बार मेरा साथ दे दो। अमन तुम्हारे साथ के सिवा मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। वो पूरी उम्मीद नजरों से देखते हुए बोली। अमन ने उसे बहुत गौर से देखा, फिर हाथ पकड़ के कित खींचते हुए दरवाजे के बाहर किया। तुम जाओ जारा,
مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اسے باہر کر کے اندر سے دروازی بند کر دیا اور اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بھیا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہمیں تو پہلے سے ہی زارم حسین کی زارا بی بی سے شادی پسند نہیں تھی، اب تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگر زارا بی بی بات نہیں مان رہی تو کیا ہوا؟ آپ ملک حسین کے خلاف جو ثبوت ہے اسے ٹی وی پر دکھا دیجئے، جب ان کا سچ سامنے آ جائے گا کہ وہ مجرم ہے تو وہ خود ہی انکار کر دیں گی شادی سے، انور نے اسے صلاح دیتے ہوئے کہا۔ اس نے انور اور کمشنر کی مدد سے کافی ثبوت اکٹھا کر لیے تھے، مگر اب تک وہ صرف شادی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ زارا کی شادی کے بعد وہ اس نیوز کا ٹیلی کاسٹ کرے تاکہ اس کی شادی میں کوئی پرابلم نہ آئی، لیکن زارم کی اس حرکت کے بعد وہ یہ شادی ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے میں آ کر فیصلہ تو کر چکا تھا کہ آج ہی ملک حسین کی پول کھول دے گا، مگر زارا کے چند لفظ اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ بس آخری بار میرا ساتھ دے دو امن، وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ ہے، وہ نہیں، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی غلطی کا چور ہے اور وہ سامنے ہے زارا کے، مگر وہ اسے نظر انداز کرنا چاہتی ہے، شاید وہ واقعی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ کرسی سے سر ٹکا کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولا، تو اب کیا کریں گے بھیا؟ وہ میرا ساتھ چاہتی ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا، بس وہ خوش رہے اتنا ہی کافی ہے، اور ہو سکتا ہے میں زارم کو لے کر کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری سوچ غلط ثابت ہو اور زارا کی امیدیں کامیاب ہو جائے، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، حیرت کی بات ہے آج دونوں ہی اتنے چپ ہے۔ کھانا ختم ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی بحث نہیں ہوئی۔ فرح نے نسیم کو مخاطب کر کے کہا تو زارا نے امن کی جانب دیکھا، مگر امن اسی طرح بے نیاز بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا جی، خیریت ہے؟ نسیم نے امن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا۔ امی، انسان اپنوں کو ہی تنگ کرتا ہے نا، لیکن جو اپنے رہے ہی نہ ہو انہیں کیا تنگ کرنا؟ وہ بنا ان کی جانب دیکھے سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ دونوں ہی حیرت میں پڑ گئی تھی۔ مطلب زارا پرائی ہو گئی کہ اچانک نسیم نے ہنس کر اس کی سنجیدگی کو ٹالتے ہوئے کہا، ہوئی نہیں تو کیا ہوا، ہونے تو والی ہے نا، بس عادت ڈال رہا ہوں۔ زارا تمہارا فون بج رہا ہے۔ کافی دیر سے صوفی نے روم سے باہر آ کر اسے فون دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے زارم کی کال دیکھ کر امن کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگا چکا تھا کہ کس کا فون ہوگا۔ زارا اٹھ کر روم میں آ گئی۔ زارا کیسی ہو تم؟ زارم کی آواز آئی، میں ویسی ہی ہوں جیسی ہونا چاہیے، زارا نے بے دلی سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، بہت اپسیٹ ہو، اور میں ہی تمہاری اس حالت کی وجہ ہوں، میری ہی وجہ سے۔ میں صرف اس لیے پریشان ہوں کیونکہ امن ناراض ہے مجھ سے، وہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی۔ میں جانتا ہوں وہ اس لیے ناراض ہے کیونکہ تم نے مجھے میری غلطی کے لیے معاف کر دیا نہیں، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، نہ ہی کبھی کر پاؤں گی، بس اس بات کو بھولنے کی کوشش کروں گی، اس لیے پلیز آپ بار بار اس بات کا ذکر کر کے مجھے پریشان مت کیجیے، وہ بیزاری سے بولی۔ اسے زارم سے بات کرنے میں بھی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، وہ بات ہماری شادی کو 10 دن بچے ہیں، روم سیٹ کرنا ہے، شادی کی شاپنگ کرنی ہے، میں ہر چیز تمہاری پسند کی خریدنا چاہتا ہوں۔ بات کیا تم کل شاپنگ پر چلو گی میرے ساتھ؟ وہ نرمی سے بولا، کسی بھی طرح اس کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، آپ کو جو اچھا لگے وہ کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میں آ نہیں سکتی، وہ بولی اور فون کاٹ دیا۔ یہ لو بیٹا دوائی، دودھ کے ساتھ لے لو۔ صوفی نسیم اور فرح کی کام میں مدد کرنے کی غرض سے نسیم کے ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی۔ فرح نے دودھ کا بھرا گلاس صوفی کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس کی طبیعت کل سے خراب تھی، اس نے سر درد کا بہانہ بنا دیا تھا۔ صوفی نے گلاس کو دیکھتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک سے اسے وامٹنگ محسوس ہوئی تو وہ روم کی جانب بھاگی۔ فرح اسے حیرت سے دیکھنے لگی، نسیم بھی ہاتھ روک کر اسے جاتے دیکھنے لگی۔ اسے کیا ہو گیا بھابھی؟ دودھ کا گلاس دیکھتے ہی طبیعت خراب، فرح نے حیرت سے کہا، جبکہ نسیم بھی سوچ میں پڑی تھی۔ ضرور اسے دودھ پسند نہیں ہوگا، نسیم نے اپنے ذہن میں آتے خیالوں کو فضول سمجھ کر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں تبھی تو عجیب بات ہے، دودھ نہیں پسند، فرح نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کل کی لڑکیاں عجیب ہی ہے، فرح اپنے فگر کو اچھا رکھنے کے لیے ڈائٹنگ وائٹنگ کے چکر میں پڑ جاتی ہے اور اپنی صحت خراب کر لیتی ہے، اور نہیں تو کیا، اور ایک ہماری زارا ہے تو چٹپٹے کھانے دیکھتے ہی ٹوٹ پڑتی ہے، سامنے سے ٹوکنا پڑتا ہے، ایک کم کھایا کرو، لیکن نہیں، آج کل کی لڑکیوں کی جیسی ذرا سی حرکتیں نہیں ہیں۔ اس میں فرح نے بھی مٹر چھیلتے ہوئے ان کی تائید کی، ہر کوئی زارا جیسا خوش نصیب بھی تو نہیں ہوتا جو کتنا بھی کھا لے مگر صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس معاملے میں میری بیٹی بہت لکی ہے، فرح نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نسیم نے مصنوعی غصے سے فرح کی جانب دیکھا۔ بہت اچھے، اگر کوئی اچھی بات ہو تمہاری بیٹی، اور اگر کوئی شرارت کرے یا تمہاری بات نہ مانے تو میری بھتیجی۔ نسیم نے شکایت کی تو فرحان کی خفگی پر ہنسنے لگی۔ ایک بات تو آپ کو ماننی ہی پڑے گی، آپ کے لاڈ پیار نے ہی بگاڑا ہے اسے، تب ہی تو اتنی شرارتی اور ضدی ہوئی ہے۔ فرح
چند پل رک کر بولی، اس کی شرارتوں اور باتوں کی اہمیت کا اندازہ تو تمہیں اس کے جانے کے بعد ہوگا، تب پوچھوں گی تم سے میری بھتیجی کے بارے میں۔ نسیم نے مسکرا کر کہا۔ افرا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تھوڑی اداس ہو گئی۔ اب بات کی تو جانے دیجیے بھابھی، مجھے تو ابھی سے محسوس ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد کتنا سنسان ہو جائے گا۔ گھر دن بھر باتیں کرتی رہتی ہے، امن سے لڑتی رہتی ہے، پتہ نہیں اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ فرح نے اداسی سے کہا، اب بیٹیاں تو ایسی ہی ہوتی ہے فرح، لیکن ایک بیٹی جائے گی تو ہم دوسری لے بھی تو آئیں گے۔ امن کی دلہن کے روپ میں نسیم کی بات پر فرح نے خوش ہو کر انہیں دیکھا۔ زارا کی شادی کے بعد جلد سے جلد امن کی شادی کی تیاریاں کرے گے۔ تیاریاں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی لڑکی بھی تو ڈھونڈنی پڑے گی نا اس کے لیے۔ فرح نے سوچ کر کہا، ہاں ایک بات بتاؤ، نسیم نے پور سوچ لہجے میں کہا۔ افرا نے غور کیا، تمہیں صوفی کیسی لگتی ہے؟ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری بچی ہے، دیکھنے میں تو خوبصورت ہے صحیح، لیکن مزاج اور اخلاق بھی بہت اچھے ہیں اس کے۔ لیکن اس کی فیملی خاندان ہمیں کسی کے بارے میں تو نہیں پتا بھابھی، پتہ نہیں کس گھرانے کی ہے۔ آخر میں فرح فکر سے بولی، خاندان اور گھرانہ کوئی معنی نہیں رکھتا فرح، ہمیں لڑکی سے مطلب ہے، وہ امن کے لائق ہے نہ ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ ہاں وہ بھی ہے، بس امن ہاں کر دے۔ اب فرح نے ان کی بات سمجھتے ہوئے کہا، ہاں کرے یا نہیں اس کا فیصلہ ہوگا، ہمارا کام صرف انہی راستہ دکھانا ہے کہ باقی بچے اپنے فیصلے خود ہی لیں تو بہتر ہے۔ نسیم نے کہتے ہوئے فرح کو دیکھا، خود فیصلے لینے دے، تب تو جو ان کے جی میں آیا وہ کریں گے وہ۔ فرح نے مسکرا کر کہا، تو اس میں غلط کیا ہے فرح، انہیں حق ہے فیصلہ لینے کا، یہ زندگی ان کی ہے، ہم نے تو ان چار دیواروں میں اپنی زندگی گزار دی، لیکن بچوں نے دنیا دیکھی ہے، وہ اپنا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں، اس لیے میرے حساب سے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی لے۔ ہاں تاکہ کل کو آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ کیسی لڑکی سے شادی کروا دی میری۔ فرح نے ہنس کر کہا، ہاں بالکل۔ نسیم بیگم بھی ہنس پڑی۔ صوفی پریشان ہو کر روم سے باہر آئی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ سوری آنٹی، میں دودھ نہیں پیتی، مجھے بہت خراب لگتا ہے، اس نے جھسکتے ہوئے کہا۔ میں نے تو سوچا تھا دودھ کے ساتھ دوائی لوگی تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر تم تو زیادہ بیمار ہو گئی۔ فرح نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، نسیم نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کب تک ایسے منہ پھلائی رکھو گے؟ دڑیل نہیں بلکہ سڑیل لگ رہے ہو۔ امن باہر نکلنے لگا تو زارا نے اس کا راستہ روک دیا۔ امن نے اسے گھور کر دیکھا اور سائڈ سے نکلنے لگا۔ زارا پھر سامنے آ گئی۔ اچھا جی میں ہاری، چلو مان جاؤ نا، زارا نے پلکیں جھپکا کر معصوم شکل بنا کر کہا، دیکھی سب کی آری، میرا دل جلاؤ نا، امن نے دانت پیس کر کہا اور اسے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ زارا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دیکھو دل نہ توڑو، زارا نے رونی صورت بنا کر کہا، ہاتھ چھوڑو۔ امن نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور پلٹ کر جانے لگا۔ زارا اس کی بے رخی پر بے آواز رو دی۔ امن نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کے پاس آیا، اب رو کر ڈراؤ گی؟ میں بھی تو تم سے کئی بار ناراض ہوئی نا، مگر کیا میں نے کبھی اس طرح ستایا تمہیں؟ کیا اسی طرح تمہارے بار بار کہنے پر بھی تمہاری بات کو سمجھا نہیں؟ میں نے کیا اتنا دل دکھایا کبھی؟ پھر وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر بولی، ہاں دکھایا اس دن۔ امن سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا، سوری نا امن۔ پھر زارا نے دونوں کان پکڑ لیے۔ امن نے اس کے ہاتھ نیچے کیے، مجھے زارم سے تمہاری شادی پسند نہیں۔ زارا وہ سنجیدگی سے بولا، پلیز امن، میری خوشی کے لیے ٹھیک ہے کہ صرف تمہارے لیے اسے ایک موقع دیتا ہوں اور امید کرتا کہ وہ دوسرے موقع کی نوبت نہیں آنے دے گا۔ وہ ہار مان کر بولا، اب رونا بند کرو ورنہ اپنی بندریا کے رونے کی آواز سن کر جنگل کے سارے جانور گھر میں آ جائیں گے۔ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر بولا۔ وہ روتے روتے میں ہنس دی، تھینک یو امن، تم نے میری بات مان لی۔ زارا نے اس کے نارمل انداز پرسکون محسوس کیا، مگر وہ اب بھی اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یو نو واٹ زارا، آئی ہیٹ یو، وہ خفگی سے بولنا۔ یو ڈونٹ، زارا نے مسکرا کر کہا۔ آئی جسٹ ہیٹ یو، وہ انگلی دکھا کر بولا۔ زارا مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ چند قدم پیچھے ہوتا ہوا باہر جانے لگا۔ آئی ہیٹ یو، اس نے پلٹنے سے پہلے کہا اور پلٹ کر باہر چلا گیا۔ زارا نے کافی دن بعد سکون محسوس کیا۔ زارا باہر لان میں کھڑی تھی، اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ زیادہ تر اکیلی ہی رہتی تھی اور بات بھی بہت کم کرتی تھی۔ صوفی نے باہر آ کر اسے دیکھا، پھر تو اس کے پاس آ گئی۔ زارا نے اس کا آنا محسوس کیا مگر کچھ ری ایکٹ نہیں کیا، خاموش دور چاند کو دیکھتی رہی زارا۔ صوفی نے اس کے نظر انداز کرنے پر خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ زارا کی اداسی کو کافی محسوس کر چکی تھی۔ جی، زارا نے اس کی جانب دیکھ کر کہا، میں جانتی ہوں تم مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی اور شاید یہ غلط بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے کمرہ پر قبضہ کر لیا، بن بلائی مہمان بن کر یہاں آ گئی۔ صوفی مسکرا کر بولی، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو تم اس شادی سے خوش ہونا زارا؟ صوفی نے کچھ دیر خاموش رہ کر پوچھا۔ زارا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں میں خوش ہوں، اس کی مسلسل نظروں پر زارا نے نیچے دیکھ کر دھیمے سے جواب دیا، کہتے ہیں چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے،
और तुम्हारा चेहरा ये दिखा रहा है कि तुम खुश नहीं हो। सूफी ने उसे जांचती नजरों से देखा। तुम जारम से मोहब्बत नहीं करती जारा? सूफी ने संजीदगी से उसे सवाल करने की बजाय बताया। आप कैसे कह सकती है? तब वो सामने देखकर बोली, क्योंकि पहले ना तुम्हारे चेहरे पर वो उदासी थी जो मोहब्बत के जाने से होती है ना? अब जब सब पहले ऐसा हो गया है तो ना वो खुशी है जो मोहब्बत के मिल जाने पर होती है। तुम्हारे दिल पर जारम के मिलने ना मिलने का कोई असर हुआ ही नहीं, ये मोहब्बत कैसे हो गई? जारा उसकी बात को बहुत गौर से सुनते हुए उसे देखने लगी। क्या आप जानती है मोहब्बत कैसे होती है? जारा ने संजीदगी से पूछा। बस हो जाती है, कोई बहुत अच्छा लगने लगता है, हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि इसके बगैर रहने के ख्याल से ही दिल रो पड़ता है। फिर वो खुद हमारी दिल हमारे एहसासात और दुआओं में शामिल हो जाता, हम उसे अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं जिसे हम किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। सूफी का लहजा खुद ब खुद नम हो गया था। तो ये जारा ने महसूस किया, क्या आपने भी किसी से मोहब्बत की हाँ की है? और हर रोज कोशिश करती हूँ इस मोहब्बत के सबक को भूलने की, उसे नफरत में बदलने की, मगर मैं चाह कर भी ऐसा कर नहीं पाती। पर सूफी ने आंख से गिरते आंसू को फौरन साफ किया, फिर जारा की जानिब देखा। कभी कभी बहुत देर हो जाती है तो जारा, एहसास होने में तुम्हारे पास वक्त है, तुम देर मत होने दो। बिना मोहब्बत की जिंदगी बिना बारिश की सूखी जमीन जैसी होती है। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बत से ज्यादा भी तो कुछ चीजें अहमियत रखती है, जैसे अपनों की खुशियां। जारा ने नजरें फेर कर कहा, जिनकी खुशी तुम्हारी खुशी में नहीं वो तुम्हारे अपने नहीं। आपको क्या लगता है मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ? जारा ने सवाल किया तो सूफी मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है और दुख भी, मगर तुम वही करना जो दिल कहता है, उसने संजीदगी से कहा और अंदर चली गई। जारा दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रो दी। ऐसा नहीं हो सकता। जारा घास पर बैठ गई और आसमान की जानिब शिकवा कुनाह नजरों से देखने लगी। उसकी जिंदगी कितने मुश्किल भंवर में फंस चुकी थी, उसका एहसास उसे सूफी ने दिलाया था। सूफी का मोबाइल बजा तो उसने अमन का नंबर देखकर बेनियाजी से फोन कान से लगा लिया। हेलो। अमन की आवाज पर भी सूफी ने कोई जवाब नहीं दिया। सूफी, अमन ने दोबारा उसका नाम पुकारा। हाँ बोलो, क्या काम है? या अमजद, वो सर्द लहजे में बोली, जिस पुरअमन का कीबोर्ड पर चलता हाथ रुक गया। कुछ काम नहीं है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना है और मैं बिजी हूँ, अनवर को भेज रहा हूँ, उसके साथ चली जाना। अमन ने उसके टोन में जवाब दिया। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, अनवर आ रहा है, तैयार रहना, उसने कहकर फोन बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त उसके पास सूफी से बहस करने का भी वक्त नहीं था। सूफी ने फोन को घूर कर देखा। कहीं जा रही हो बेटा? वो तैयार होकर बाहर आई तो नसीम ने उसे देखकर कहा, जी आंटी, मेरा मतलब है अम्मी, मैं दरगाह जाना चाहती थी। इसका इरादा वाकई दरगाह जाने का हो रहा था। उसने अस्पताल वाली बात छुपा ली। ठीक है, खैर से जाओ, नसीम बेगम ने मजीद किसी सवाल और जवाब के बिना कहा। वो मुस्कुरा कर बाहर निकल गई जहां अनवर उसका इंतजार कर रहा था। नसीम बेगम सूफी के जाने के बाद कुछ देर आराम की गरज से होकर जाने का सोचते हुए आगे बढ़ी, मगर जारा को देखकर रुक गई। जारा सोफे पर बैठी अपने नाखूनों से खेल रही थी। फरह, जारा को डांटा क्या तुमने? नसीम ने उसे मुखातिब करने से पहले फरह से पूछ लिया, क्योंकि अक्सर फरह के डांटने पर ही वो ऐसे करती थी। नहीं भाभी, फरह ने भी जारा की जानिब देखा। उन्हें भी महसूस तो हुआ था, तो इतनी चुप चुप क्यों है? पता नहीं, जरूर अमन से झगड़ा। क्या होगा? फरह ने नार मिली कहा। जारा, नसीम ने उसे आवाज दी तो उसने झट से पलट कर देखा। जी बड़ी अम्मी। हाँ, क्या हो गया बेटा? ऐसे खामोश कोने में बैठकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बड़ी अम्मी। तो वो मुश्किल मुस्कुराकर बोली, इतनी उदास क्यों हो? फरह ने डांटा। क्या? मुझे बताओ, नसीम ने इसके पास आकर दबी आवाज में कहा, लेकिन फरह ने सुन लिया, तभी मुस्कुरा दी। नहीं बड़ी अम्मी, वो मैं सैड मूवी देख रही थी ना, इसलिए सैड हो गई। उसने जल्दी से बहाना बनाया। वो अपनी उदासी किसी पर भी जाहिर करके उन्हें उदास नहीं करना चाहती थी। पागल लड़की। नसीम ने प्यार से उसके गाल पर चप्पत लगाई। भैया। अमन के फोन कान से लगाते उसे अनवर की परेशान आवाज सुनाई दी। क्या हुआ अनवर? उसकी आवाज पर अमन ने परेशान होकर पूछा। भैया, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, अनवर ने डरते डरते जवाब दिया। क्या? कैसे? सूफी कैसी है? अमन को सबसे पहले सूफी का ख्याल आया। वो तो बेहोश हो गई थी, हम उन्हें अस्पताल लेकर आई है। अनवर के जवाब पर अमन मजीद परेशान हो गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सूफी को इस हालत में अनवर के भरोसे छोड़ दिया, जबकि वो उसकी जिम्मेदारी थी। मैं बस पहुंच रहा हूँ। उसने जल्दी से फोन बंद किया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। अनवर बेटा, क्या हुआ? सूफी कहाँ है? अनवर ने अमन के साथ साथ घर पर भी फोन करके बता दिया था, इसलिए फरह और नसीम बिना देर के अस्पताल में पहुंच गई थी। डॉक्टर साहब उनका अंदर इलाज कर रहे हैं। उनके सर पर चोट लगी थी और वो बेहोश हो गई थी। नसीम बेगम के पूछने पर अनवर ने जवाब दिया। तुम तो ठीक हो ना बेटा? फरह ने इसका जायजा लेते हुए पूछा। उसे सिर्फ पैर पर हल्की सी चोट आई थी।
हाँ हम बिल्कुल ठीक और अल्लाह करे वो भी खैरियत से हो, अनवर ने परेशान होकर कहा। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से सूफी किसी तकलीफ में हो। डॉक्टर को आता देखकर नसीम और फरह जल्दी से एन के पास आए। डॉक्टर साहब सूफी कैसी है? अब नसीम ने जल्दी से पूछा। फिक्र की कोई बात नहीं, वो और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। शाक की वजह से बेहोश हो गई। हम थी, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर नॉर्मल सा जवाब दिया, लेकिन इन दोनों को अच्छा खासा शाक लगा था। बच्चा? तो दोनों एक साथ साथ बोली, जी हाँ, क्या आप लोगों को नहीं मालूम शी इज प्रेग्नेंट? डॉक्टर ने उनकी हैरत का अंदाजा बासानी लगा लिया और उन्हें चुप देखकर वहां से हट गया। उसी वक्त अमन वहां पहुंचा और नसीम और फराह को देखकर उसकी परेशानी मजीद बढ़ गई। अम्मी आप, सूफी कैसी है, क्या कहा? डॉक्टर ने वो उनके पास आकर बोला, मगर नसीम ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन क्या है ये सब? वो गुस्से से बोली, वो लड़की पेट से है। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है, अब ये बच्चा कहाँ से आ गया? अमन ने नजरें दूसरी तरफ कर ली, जैसे वो सुनना ही नहीं चाहता था। सूफी ठीक? अमन ने बात बदलनी चाही और आगे बढ़कर सूफी को देखना चाहा। नसीम बेगम ने उसे रोका। एक बात कान खोलकर सुन लूं अमन, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो याद रखना कभी कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। वो गुस्से से बोली और बाहर जाने लगी। अमन ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो उस वक्त वो कुछ नहीं बता सकता था। जानता वो डॉक्टर को देखकर सूफी की तबीयत पूछने की गरज से उनके पास चला गया। अमन जानता था कि बहुत सारे सवाल मिलेंगे उसे, मगर घर तो जाना ही था। घर में दाखिल हुआ तो सूफी को सीधे रूम में ले आया। तुम सबको सच क्यों नहीं बता देते? सूफी ने बेड पर बैठते हुए कहा। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। सूफी की दवाई ड्रावर में डालने लगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उनसे ये सब छुपा क्यों रहे हो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें कभी पता नहीं चलेगा? सूफी ने इसकी खामोशी पर झोंला कर कहा। तो बात उन्हें पता चलने की नहीं है, ज़ारा की है। मैं ये नहीं चाहता कि इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम आई। ये शादी ठीक से हो जाए, फिर बता दूंगा सबको, बस कुछ ही दिन की बात है। कि उसने जवाब दिया और रूम से बाहर निकल गया। भाभी बहुत परेशान है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। कि बाहर आने पर फरह ने उसे बताया और अपने काम में लग गई। अमन ने महसूस किया कि वो भी इससे गुस्सा थी। अम्मी तो वो नसीम के रूम में आया तो उसे देखकर उन्होंने रुख दूसरी जानिब कर लिया। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने, वो बेड पर बैठकर धीरे से बोला। मुझे सबसे पहले जो बात सुननी है वो बताओ, बताओ क्या रिश्ता है इस लड़की से तुम्हारा? ये बच्चा किसका है? उन्होंने इसकी जानिब देखकर पूछा। इस वक्त आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है, मेरे पास सही वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। अम्मी उस वक्त कुछ नहीं बता सकता, वो संजीदगी से बोला। तो फिर ठीक है, जब तक सही वक्त नहीं आता और तुम मुझे सब सच सच नहीं बता देते, तब तक मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने गुस्से से जवाब दिया और उसे कुछ कहने की बजाय खुद ही बाहर निकल गई।